गरम है मैदानी सियासत। मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला। कौन है कौम और मुल्क की जरूरत? किसने की आइन से बगावत? जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। तो सिलेक्ट हुए उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बैठते, वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज इंटरव्यू देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें लाखों लोगों तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से तय कीजिए, ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिलदारी ना, उसका खास ख्याल रखिए, अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए। आज हमारे शो में मौजूद है डॉक्टर साहब, हम उनको भी वेलकम करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी, हमारे साथ है ना फसी भाई मौजूद हैं, फसी सैयद साहब। काफी दफा आपने इनको सुना भी होगा, देखा भी होगा, तो ये आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, इनको भी वेलकम करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फसी भाई, क्या हाल है आपके? जी अस्सलाम वालेकुम समीना, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। हाँ, थैंक यू सो मच। आज जो है हमारा सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है कि जजेस की चेंजिंग हुई है, जजेस को इनवाइट भी किया गया है, रखा गया है, नए जजेस को लेकर आया गया है। तो इस सिलसिले में आप गुफ्तगू करेंगे, कुछ इसके बारे में भी रोशनी डालेगा, डॉक्टर साहब से भी सवाल पूछेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें कि आखिर हुकूमत कर क्या रही है, कि नए जजेस को भर्ती कर रही है। और ये पीटीआई के बारे में बात करेंगे कि जो अपोजिशन की पीटीआई की जो पार्टी है इस वक्त, उसकी क्या कारकर्दगी है। आज आपने देखा कि वुकला ने सबने एहतजाज किया था, एहतजाज के नारे लगाए थे, पार्लियामेंट में कितना शोर मचा। आखिर ये हुकूमत क्या काम करना चाहती है, और जरा हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी के बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। आपके 1 साल हो गया इस हुकूमत को, इलेक्शन 8 फरवरी को हुए थे, और कल 8 फरवरी क्या कहते हैं, सैटरडे को 8 फरवरी था। तो आप सोचिए कि पूरा 1 साल कंप्लीट किया, इस 1 साल के कंप्लीट में उन्होंने क्या कारकर्दगी गई, इसके बारे में बताइएगा। शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस कारकर्दगी पे, अपनी 1 साल की कारकर्दगी पे बहुत ज्यादा जश्न मना रहे हैं, तो क्या वो सही जश्न मना रहे हैं? क्या आवाम को रिलीफ दे सके? मईशत बेहतरी की तरफ गई नहीं गई? ये सारे सवाल है मेरे, जिसपे हम आपसे जवाब लेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप बताइए कि आप क्या कहेंगे इसमें पहले। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया जी, तमाम नाज़रीन से मैं बहरहाल ये कहूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है जी वो ये है कि पूरी दुनिया में तमाम एक बड़ी सबसे अहम एक इदारा जो किसी भी रियासत का होता है वो अदलिया होती है। जी ये जो अदलिया के साथ यहाँ पर हुआ, उसकी जी देखिए पाकिस्तान का देखा जाए दुनिया की रैंकिंग में 140वां नंबर ऐसी तो नहीं आया। बड़ी मेहनत की और अभी तक मेहनत जारी है कि जी किस तरह हम और दुनिया में नीचे उससे में आ जाए। जो कुछ भी होता है यहाँ पर हमारे अजीब मतलब 1 साल की आप बात कर रही हैं, राइट 1 साल में जो कुछ भी हुआ उसमें जब तक कि पूरे इस्लामाबाद को बंद नहीं किया जाता उस वक्त तक कुछ किया ही नहीं जाता, क्योंकि उसको बंद करना पड़ता है तब कोई जाके कोई चीज होती है। इवन कोई तरमीम हो, आईनी तरमीम हो, तो लोगों को घरों से उठा उठा के लाया जाता है, उनकी बेटियों को किस चीज को अगवा किया जाता है, तब तो मंजूर की जाती है। वो 26वीं जब तरमीम मंजूर हो गई तो उसमें भी मैं कहता हूँ कि उसमें जो बहुत से अदालत के जजेस का भी बड़ा कसूर है। उस वक्त जो काजी फाइज़ थे, जो को उनके मैं क्या उनके लिए अल्फाज ही नहीं निकलते हैं, वो तो लापता हैं इस वक्त, उनका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ दुनिया में पाए जाते हैं, बिल्कुल लापता है। उनका सबसे बड़ा इसमें हाथ है अदलिया की तबाही में। तो आज जो उसको ये आखिरी की ठोकी गई है उसमें, या साहब ने जो किया है जो काम,
और आप देखिए कि इस्लामाबाद पूरा कंप्लीट बंद कर, वो जगह वो जो थी जी। चौक पूरा बंद कर दिया गया था। और अगर इतना ही अहम था पब्लिक के लिए ये अदलिया को आजाद किया जा रहा था, तब तो ये तो ओपन होना चाहिए ओपन था। होना चाहिए था, आखिर राइट। क्या वजह है क्या कि वजह थी? तमाम जो है ना बड़े बड़े वकला भी और जी। तमाम और सारे वो वहां एहतजाज कर रहे थे, उनकी कोई नहीं सुनेगा। हम राइट। जो है बिल्कुल पहरा लगा के और तरमीम ले आएंगे। तो आखिर उस तरमीम में ऐसी क्या चीज है कि जो आपको पहरे लगाने पड़ रहे हैं, जो प्रेस वगैरह और इसके लिए जी। सबको खामोश करना होता है, तब भी पहरे लगा दिए जाते हैं। तो उस पर जो तमाम सहाफी एहतजाज करते हैं। 26वीं तरमीम लाई जाती है तो भी पहरे लगा दिए जाते हैं। पूरी दुनिया में हर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी यह है कि अगर आपको एहतजाज करने का हक है, आपको पुरअमन एहतजाज करें, तो वहां पर जी। गोलियां चलाई जाती हैं, तब भी उसको मेरे समझ में नहीं आता कि ये 1 साल की कारकर्दगी है कि जो कुछ भी पब्लिक रियासत का काम, हुकूमत का काम है कि रियासत के अवाम के लिए कुछ काम करे। तो यहाँ जो काम भी किया जाता है अवाम पब्लिक के सपोर्ट के लिए, तो उसे पहरे लगा दिए जाते हैं। और पब्लिक कितना भी एहतजाज करे पूरे पाकिस्तान में, किसी एक सूबे में नहीं, चारों सूबे में एहतजाज होता है, लेकिन कोई उसको सुनता ही नहीं है। अब इस वक्त जो किसी ने बड़े अच्छे अल्फाज कहे थे कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो अस्तबल बन चुकी है, जी। इसलिए कि वहां पर जो जजेस जो लाए गए आज जो हुआ, जो इसको कहा गया है कि हाँ हम लाके इधर उधर से जी, इकट्ठे बिल्कुल, करेंगे, इकट्ठे करेंगे। कोई सीनियरिटी जूनियरिटी का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। हम्म। बल्कि जो जिस पार्टी से 3-4 तो वो लोग हैं कि जो नून लीग के हामी हैं, पूरे नून लीग के हामी नहीं बल्कि उनके लिए काम करते रहे। कुछ वो लोग हैं जो पीएस पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, और इस तरह लाके उन्हें अटॉर्नी जनरल साहब हैं, वो तो जाहिर है कि हुकूमत के होते हैं। इसी तरह उन्होंने पूरा पैनल बना यानी कि के फुल कोर्ट बनाया अच्छा। जा रहा और है। फिर एक और सबसे जी। अहम बात जो मैं आपको बताऊं, उसकी जो प्रोसीडिंग जो आई है ना, उसमें जिन लोगों ने एहतजाज किया, जिन जजेस ने, और जो बाकी और जो अपोजिशन के 2 लोग थे और उनको भी थे, 4 लोगों ने एहतजाज करके वॉकआउट किया। जी। उसका जिक्र भी नहीं है उस जो जामिया उसका जारी हुआ है, नोटिस जारी हुआ कि हाँ जी। ये वो होता है हुआ। यानी सब कुछ करके हम आंखें बंद करके अपना ये काम करेंगे। तो अगर 2 लोग 4 लोगों ने एहतजाज किया था, तो वो भी तो उसमें देना चाहिए था कि ये लोग वॉकआउट कर गए, ये नहीं उसमें शरीक थे। लेकिन सब कुछ करके सिर्फ ये है कि अंधा कानून बनाने हैं, बनाते जाना है, बनाते जाना है। आखिर कब तक चलेगा? कब तक ये मतलब बकरे की खैर मनाएगी? कभी ना कभी तो ये सिस्टम इस तरह नहीं चलता। रियासतें ऐसे नहीं चलती। मेरा ख्याल है कि जरा जी। सही कह रहे हैं आपने, बिल्कुल सही। आपकी बात को ही आगे लेके चलेंगे कि रियासतें ऐसी नहीं चलती। जी फसी भाई, क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? देखिए, मैं तो बहैसियत एक वकील के अपना तजिया दूंगा, राइट। पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर नहीं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में सियासत जो है वो आइसोलेशन उसकी 2 हिस्सों में बटी हुई है। जी। और एक प्रो इमरान खान पीटीआई और एक अगेंस्ट इमरान खान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें। जी। तो अब देखना ये होता है कि आप टेबल के किस साइड पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर आप पीटीआई के सपोर्टर हैं तो आपको हर चीज बुरी लगेगी, लेकिन अगर आप अगेंस्ट पीटीआई और अगेंस्ट इमरान खान हैं तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी। लेकिन हमें अगर जुडिशरी के हवाले से गुफ्तगू करनी है तो हमें यानी आज की जो जुडिशरी है उस पर बात करने से पहले हम माजी की जो जुडिशरीज थी हमें उस पर भी थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। 1956 से जो हमारी जुडिशरी में बिगाड़ आना शुरू हुआ है, तब पहले मौलवी तमीजुद्दीन खान केस में जो वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस मुनीर ने और दूसरे जजेस ने जो फैसला किया, मुल्क का बिगाड़ शुरू हुआ, मुल्क 2 लाख तो उसके नतीजे में हुआ। उसमें भी बाद में उन जजेस ने इकरार किया, पब्लिकली इकरार किया कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का जो प्रेशर था वो सस्टेन नहीं कर सके। उसके बाद भी हमारे जितने द्वार आते गए, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो का केस था, उसमें भी आज यानी हम सब यही कहते हैं कि वो जुडिशियल मर्डर था, और साबित भी हो गया वो जुडिशियल मर्डर था। उस वक्त की जो लाहौर हाई कोर्ट थी और उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी, वहां भी सब जानिबदाराना फैसले हुए। और उसके बाद जब बेनजीर और फिर नवाज शरीफ, फिर बेनजीर, फिर नवाज शरीफ, जितने ये फैसले आते गए सब ये क्वेश्चनेबल फैसले थे। और उसके बाद भी जो फैसले अब आ जाता है इमरान खान साहब का दौर, और उसके बाद जब अब आज का दौर आता है तो फिर जो फैसले हैं वो फिर डिस्प्यूटेड इस लिहाज से हो जाते हैं कि अगर आप पीटीआई के सपोर्टर हैं तो आप काजी फायज साहब को बहुत गालियां बकेंगे, ठीक है, बुरा भला कहेंगे। लेकिन आप अगर टेबल के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं तो आप ये भी देखें कि काजी फैज ईसा जैसा मैन ऑफ प्रिंसिपल जो है वो शायद ही बहुत कम जजेस ऐसे हैं। मैंने उसके साथ वकालत की है 1982 से
हम लोग एक साथ वकालत करते रहे, उठना बैठना, चाय पीना और सब कुछ हमारा उनके साथ था। जब तक मैं कनाडा नहीं चलाया, मैं उनको देखता रहा हूँ। तो बहुत ही बाइसूल और बहुत ही ताक वाला यानी कि आप उनके बारे में बता रहे हैं, फाइज ईसा के बारे में बता रहे हैं? आसिफ फाइज ईसा के बारे में बता रहे हैं। जो सुनने में तो ये आता है कि उन्होंने बहुत जी मेरी पूरी बात सुनिए। लेकिन अब वही मसला है कि आप टेबल के किस तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है? तो जो जिस तरफ बैठा होता है तो उस तरफ की बातें करते हैं। अब डॉक्टर साहब जो अभी बात कर रहे थे, मैं उससे खिलाफ नहीं करूंगा, ये इनके अपना मतलब जी है। और आज भी जो जजेस अपॉइंट हुए हैं, जजेस आज अपॉइंट हुए हैं, तो उनमें से जो अब ये देखें कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो फुल कैपेसिटी है वो 35 जजेस की थी। और जब काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस थे, उस वक्त से वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पास जजेस की शॉर्टेज है, केसेस का अंबार लगता जा रहा है, लाखों की तादाद में पेंडिंग केसेस हैं, नए जजेस अपॉइंट किए जाए। लेकिन उस वक्त जो है वो उस पर मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब जाके उस पर कार्रवाई हो रही है। तो जजेस को अपॉइंट करना कोई इलीगल काम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 200 जो है उसके अंदर जजेस अपॉइंट होते हैं, और जजेस जो अपॉइंट होते हैं वो हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं 4 या 5, उनमें से 1 या 2 को जुडिशल काउंसिल जो होती है वो अपॉइंट करती है। ये पाकिस्तान की तारीख में हमेशा ऐसे ही होता रहा है, सिवाय बंदियाल साहब के दौर में और उनसे पहले भी, कि जहाँ पर चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब ने शुरू किया था कि चीफ जस्टिस साहब जो है ना होल सोल होते थे और वो अपॉइंट कर दिया करते थे। लेकिन उससे पहले और उसके अब जो है वो जुडिशल काउंसिल अपॉइंट करती है। तो चूंकि वैकेंसीज थी, इसलिए 6 या 7 जजेस को अपॉइंट किया गया। और जो जजेस आज अपॉइंट हुए हैं उसमें सिंध हाई कोर्ट के मोहम्मद शफी, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ कि हमसे थोड़े से जूनियर थे और बहुत ही अच्छे और बहुत ही काबिल जज हैं ये, और ये सीनियर मोस्ट जज हैं और इस वक्त चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं। इसी तरह से इश्तियाक इब्राहिम साहब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हाशिम खान काकर बलुचिस्तान हाई कोर्ट के हैं, और आमिर फारूक ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो बाय वर्च्यू ऑफ देयर सीनियरिटी वो सब एलिवेट हुए हैं, इसमें कोई चीज गलत नहीं हुई है, ठीक है? अब देखिए, अगर पीटीआई को या कोई भी हो, मैं भी हूँ, अगर मुझे कहीं इख्लाफ होता है तो ये हमारा हक है कि हम अपनी आवाज बुलंद करें। तो आज पीटीआई ने एहतजाज भी किया है, अपनी आवाज, ये उनका हक है और उनको करना चाहिए और उन्होंने किया। और जो लोग समझते हैं कि तो आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने जो अपना ये किया, तो आपको ये लग रहा है कि पीटीआई ने सही नहीं किया ये एहतजाज जो किया? नहीं, एक मिनट ऑफिशियल नहीं, मैं आपको बताऊं, ऑफिशियल उन्होंने कोई नहीं, ये पीटीआई ने कोई एहतजाज नहीं किया है। ऑफिशियल उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट था। सीनियर वकला खुद निकले हैं, और आप चेक भी कर लीजिएगा। सीनियर वकला लिखे। और फिर दूसरी बात एक ये है कि मैं उन जजेस पे जो सीनियरिटी पे आए उन पर एतराज नहीं कर रहा हूँ। मेरा एतराज जो है वो ये है कि आनी तरमीम करके और ऐसा किया है कि कुर्सी को भी उठा के लाके बिठाया जा सकता है। मैं तो बहुत पहले मैंने प्रोग्राम में कहा था, एक तजवीज दी थी कि जिस तरह के जजेस का भी इसी तरह होना चाहिए कि ये नहीं कि अगर मैं पार्टी का नून लीग का हूं और मुझे जो मुकदमे मेरे लिए लड़ते रहे मैं लाके उन्हें बिठा दूं। मैंने कहा था कि जिस तरह के ये जो होती है अपने सिविल सर्विस के लिए सीएसएस का एग्जाम पास करना होता है और इस तरह, तो वहीं से फिर लोग आते हैं, कोई फॉरेन सर्विस में जाता है, कोई इसमें। तो मैंने ये तजवीज़ रखी थी कि टीवी यहीं इसी प्रोग्राम में तकरार में मैंने कहा था कि देखिए लोगों को ऐसे वहाँ से तैयार करके और उनका कुछ अपॉइंटमेंट जो कि लोग इंटरेस्टेड होते हैं सीनियरिटी जो रिजल्ट आता है उसके हिसाब से, जो चाहता है कि उसमें जाए यहाँ के इस सिस्टम में, तो उनको वहां से तैयार करके उनकी वैसी ट्रेनिंग करके उनको जज अपॉइंट किया जाए। फिर वो जजेस सीनियरिटी पर फिर ऊपर आते रहें कि अगर कोई सेशन है फिर उसके बाद हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाए। ये नहीं जी। तो मेरा पॉइंट ये था कि मुझे उन पर एतराज नहीं है कि जो सीनियरिटी पे आए। मेरा ये था कि अपनी मर्जी के जो पहले लड़ते रहे बाहर से उन्हें कि भाई वो हमारे मुकदमे लड़ते थे, हमारा पक्का वकील है, उसे लाके बिठा देना और ये करना, ताकि क्योंकि वो काउंसिल में मेजॉरिटी ऐसी बन जाए कि अगर थोड़ा सा जरा सा बैकग्राउंड में चले जाइए। जी आज जो जजेस एलिवेट हुए हैं, जी शफीक साहब जो हैं वो 2006 में या 5 में सिंध हाई कोर्ट में जज बने हैं। त्याग साहब भी ऐसी जी मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो सीनियरिटी पे है मुझे उन पे तो कहीं नहीं। आप सर
दूसरों की बात भी सुन लीजिए। जी जी तो वो सब सीनियर हैं, इस वक्त अपने अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जी 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 अगर वो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? लेकिन उसमें भी सीनियरिटी होती है हर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में सीनियरिटी भी होती है ना, वो तो भी तो कंसिडर होती है। तो ये जो सीनियर मोस्ट होता है वही चीफ जस्टिस जी है। जी 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 वही मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। लेकिन वही एलिवेट हुए हैं से सर। उठा के फिर किसी और को बिठा देना। अगर आप देखिए जरा उसको पूरे नाम अगर आप चेक कीजिए, मैं सब पे नहीं के एतराज कर रहा हूँ, मैं कह रूँ कि उसमें कुछ सीनियरिटी पे जो है और बड़े काबिल जजेस हैं जो सीनियरिटी पे नाम बता रहा हूँ। जी जी जी, तो उनके पर मैं एतराज भी नहीं कर रहा हूँ। हाशिम खान काकर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मैं तो उन पे एतराज भी नहीं कर रहा ना, मैं मतलब ये कह रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ आखिर अगर इतना ही सब इनसे फेयर गेम हो रहा था तो आखिर ये पीटीआई की तरफ से एहतजाज नहीं था। तमाम अगर आप लिस्ट देखें कौन कौन वहां पर निकले हैं जो वकला, तो उसमें किसी का ना इन्होंने ऐलान किया कि हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज भी नहीं है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, जी जी हामिद खान साहब जो हैं वो पीटीआई के सेनेटर हैं और उनकी ही कॉल पे ये वकला निकले। हाँ, लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूँ एज ए पार्टी पीटीआई ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। देखिए अगर वो वकील हैं और वो समझ रहे हैं कि ये सही है ये गलत है, तो वो ये थोड़ी कि वो जाके अपने घर में बैठेंगे कि भाई मैं वो किया है और उन्होंने लीड किया है सर। आप जी जी मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए कि वो जाती हैसियत में तो इंसान की अपनी राय होती है ना, लेकिन एज ए पार्टी कहीं से ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है। आप चेक कीजिएगा ये चीज जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल है ये तो आप टेबल के किस तरफ बैठे हैं तो आप बात ये नहीं है। अगर देखिए अगर फर्ज कीजिए कि भुट्टो साहब का अगर वो हुआ मर्डर उसका गलत हुआ था, तो देखिए आज सब कहते हैं कि है, ये नहीं कि टेबल किस तरफ है। उस वक्त भी देखिए कहा गया था कि ये गलत है और आज तक कहा गया उसका फैसला चेंज हुआ। तो ये नहीं है कि टेबल किस तरफ है, लेकिन ये सब मानते हैं कि वो गलत फैसला था। मौलवी तमीजुद्दीन का फैसला उस वक्त उन्होंने जाती हैसियत में किया, लेकिन उस वक्त से वो गलत है तो गलत ही है, चाहे हम किसी तरफ भी बैठे हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए कुछ हकायक जो हकीकत होती है ना, उसमें ये नहीं होता कि टेबल के हम किस तरफ बैठे हैं। हकीकत जो हक है उसको मानना पड़ता है, और जो अगर कोई कुछ कहता भी है तो उसे बाद में रियलाइज करना होता है कि हाँ मैं गलत हूँ। अगर देखिए अगर ऐसी वो जो थे अपने काजी फायज ईसा जिस तरह उन्होंने फैसले दिए अपने, और जो पेंडिंग। अच्छा एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बड़ी परेशानी थी कि हाई कोर्ट में जो जितने परसेंट भी केस हैं वो तो कुछ भी नहीं है। अगर सेशन जजेस की उन्हें परेशानी होती हाई कोर्ट में जो उससे कहीं ज्यादा लोगों को परेशानियों में लोग मुब्तला, उसकी उन्हें फिक्र नहीं थी। उन्हें फिक्र ये थी किस तरीके से अपनी सेटिंग ऐसी की जाए कि जो हम फैसले करें तो उसमें मेजोरिटी में हम करने की जानिब हो, उस तरफ उन्हें फिक्र रही। अगर ऐसी उन्हें हमदर्दी होती है अदलिया के सिस्टम को दुरुस्त करना है, तो जितनी सबसे ज्यादा केसेस लोग जिंदगी खत्म कर जाते हैं उनके पर नंबर ही नहीं आता। उन अदालतों की उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। उन्हें यह था कि भाई ये सिस्टम कैसे मेरी मेजोरिटी बन जाए ताकि मैं अपनी मर्जी से फैसले कर सकूं। मतलब आप उस तरफ है, मैं ये कहूंगा उस तरफ इस तरफ की बात नहीं है। देखिए जो बात सही होती है वो सही होती है, और आप कहने को ठीक है, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन तब भी आप बोले जा रहे हैं। जी 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 मैंने आपकी बात सुनी, पहले अपनी कही फिर आपकी सुनी, तो मैंने ये नहीं कहा कि आप बोले जा रहे हैं। जब मैंने फिर उसके आपकी बात का जवाब दिया, तो लेकिन मैं जब कह रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि आप बोले जा रहे हैं, चलिए मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो सही है, जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है। क्योंकि आपने तो बड़ा अच्छा फार्मूला दिया ना कि किस तरह बैठे हुए हैं। बात बैठने की नहीं है, बात हक होती है, मानना पड़ेगा। नहीं तो क्या हक है सर इसमें? मैं ही कह रहा हूँ जो देखिए जो गलत जो देखिए। अच्छा सुनिए, बड़ा अच्छा बिल्कुल सही है। हक ये है कि हम जो ना अध्याय के सिस्टम सेट कर रहे हैं, ये लोग क्यों निकल रहे हैं सारे लोग, क्यों चारों तरफ से उसको बंद किया जा रहा है सड़कों को, और सारा इस्लाम पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया मान भी रही है कि हाँ ये सब गलत फैसले हो रहे हैं। पूरी दुनिया तो जो सर अगर ना सर अगर आप कहते हैं कि फैसला सही है, सोसी भाई आप कहते हैं कि बिल्कुल सही जजेस को रखा जा रहा है और सही बन रहा है, तो फिर आप ये बताएं कि फिर इतना हंगामा किस बात का था अगर सही फैसला हो रहा है? आप देखें ये जो हुकूमत आई है ये हमेशा धक्का देके ही क्यों अपने आप को मनवा रही है, मुसलसल धक्के से ये हुकूमत चल रही है। अब जजेस अपनी पसंद के इसलिए रखे जा रहे हैं कि वो अपनी पसंद के फैसले करा सके। आपको नहीं लग रहा है ये पसंद के नहीं है, ये चीफ जस्टिस है, अपने कोर्टों के सीनियर मोस्ट जजेस हैं। जी वो भी हैं, वो तो है, मगर मजीद जो जजेस के बैच में इजाफा किया जा रहा है, आपको लग रहा है कि ये सही काम हुआ है मुल्क के अंदर? लग रहा है आपको? अभी आप लोगों ने सुना ही नहीं मैंने क्या नहीं, अभी आपने बताया, हमने सुना, आप दोबारा से बताएं। जी नहीं बोलिए, सुन रहे हैं, वो बात सही है। की कैपेसिटी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और 17 जजेस कुल काम कर रहे हैं जी। 17 जजेस, अच्छा अपॉइंटमेंट्स होनी थी। अभी तो 22 जजेस को तो रख लिया, अब 4 जजेस को कल परसों और हायर कर देंगे, तकरीबन 25 जजेस तो हो गए इसमें। तो उसके बाद भी 10 बचेंगे जी।
वो भी पीएस पार्टी और वो वो भी भी क्या हम ही जजेस आ जाएंगे, कोई वो मसला भी नहीं है। 10 जजेस भी आ जाएंगे सर, जिस हाँ, तरह हर चुन चुन के उन्हें लिया देखिए जाएगा, कोई देखिए मसला नहीं। देखिए सर, हर कानून को ये डंडे की जोर पे मनवा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर आप लोग अवाम के साथ हैं तो अवाम को नहीं शामिल करना चाहिए अपने फैसलों के अंदर, कि आप सिर्फ अपनी मर्जी के अदलिया के इदारों में सब चेंजिंग आ रही है, तो आप इसमें क्या रोशनी डालेंगे? जी देखें, जो अदलिया का अवाम से जो आप कह रहे हैं कि अवाम की राय देनी चाहिए, जजेस के अपॉइंटमेंट में जो काउंसिल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वो फैसले करती है, वो अपॉइंट करती है। ठीक है, उसमें अपने सही कह पसंद रहे के हैं। लोग बिठा दिए गए हैं और वही देखिए, शुरू हो फैसले गए। कर रहे हैं। नहीं अभी सर सुनने दें। जी बोले बोले सर, बोले। अगर ये ऐसे ही बीच में बोलते रहेंगे तो सर हम कहाँ बात कर पाएंगे? नहीं नहीं, बोले 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 सर, बोले अगर बोले मुख्तसर सर, बात करते हैं, साथ साथ जवाब भी चलते रहेंगे। चलें तो सर, उसको बोलें, ऊपर कोई से- बात ऐसा नहीं हो सकता ना, आप जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था। चलें जो ठीक है भाई ठीक है आप सर, भी जब बोल बोले। रहे थे शुरू में, तो मैं भी उसको सुना यही नहीं। तो आप लोगों में खराबी है, आप सुनना नहीं चाहते ना। हाँ, तो मतलब अरे ये है चलें, कि सर, बोलें। मतलब ये है कि वही बात है ना कि मौलवी तमीजुद्दीन में क्या खराबी थी जो आपने उन्हें बुरा कहा। काजी फाइज से कि आपके साथ काम किया और आपने बड़ा उन्हें फारसा पाया, उन्होंने सिर्फ अपना वो फैसला कि जो उनकी सर, इसका फैमिली पे मतलब- जो चार्ज लगा था उसको भी उन्होंने कहा कि नहीं जी, वो भी उन्होंने अपनी उस पर सर आपने जवाब- कहा फाइज आज काइज तक साहब जवाब तो नहीं बहुत दिया। अच्छे इंसान थे, तो बहुत आज तक जबरदस्त उनको इंसान उन्होंने थे। अपनी इस बात का जवाब नहीं दिया जो उनसे मांगा गया था, लेकिन चूंकि आप उनके दोस्त रहे हैं तो आप कह रहे हैं बहुत अच्छे आदमी हैं। सर इनको आपको हुजूर आपको इल्म है ठीक है, माजी की तारीख का मौलवी तमीजुद्दीन खान केस था जी क्या? आप जी बता जी सकते हैं? जी 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 मुझे सब पता है, कोई उसको ढकी चुकी बताइए। बात नहीं है। आज पूरा पाकिस्तान को पता है, अगर आप उसको मैं बताने बैठूं पूरा प्रोग्राम तो उसी में ही निकल जाएगा। मौलवी आप 2 मिनट में बता मौलवी दीजिए। तमीजुद्दीन खान ने जो फैसला दिया उसकी वजह से आज तक अदलिया का बिगाड़ है। लेकिन अगर आपके वो दोस्त नहीं, तो आप उन्हें सही नहीं कह रहे। आप नहीं, आप उन्हें सही इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आपकी दोस्ती नहीं थी उनसे। काजी फाइजा से आपके ताल्लुकात आपको थे। यही नहीं पता, आपको यही नहीं पता मौलवी तमीजुद्दीन खान थे कौन? ये अच्छा, ये आप बड़ा अच्छा सवाल किया, जाहिर है सही। अच्छा, बताइए, आप कह कह रहे हैं सकते कि उसने फैसला हैं किया, आसानी, आप बताइए बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरा उन्होंने पूरा सारी बुनियाद उन्होंने अदलिया की बिगाड़ने में सबसे बड़ा उनका फैसला था। मौलवी कि आइन मुअत्तली का उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम ठीक है, वो मुअत्तल आपको उनकी वजह से यही हुआ। नहीं पता मौलवी तमीजुद्दीन खान स्पीकर असेंबली थे, असेंबली बर्खास्त आइन थी तो की- उन्होंने पिटीशन फाइल की थी। आइन की मुअत्तली में जो वो इनका फैसला था, नहीं, आपको तो यही नहीं जस्टिस पता तो क्या आप इससे बात कर रहे हैं? अच्छा समीना, ओके, अल्लाह हाफिज, मैं चल रहा हूँ, आप इन्हीं से कंटिन्यू कर लो। नहीं नहीं नहीं, आप आए रहे सर, जरूरी नहीं आप इन्होंने बात की है, आप अपनी बात करें ना। हम हमारे साथ शो में रहे, अभी तो शो हमने स्टार्ट किया है, काम बात चल रही है, बोले। ये बात ही नहीं सुन रहे। नहीं नहीं, आप सुनाए। अब आप नहीं नहीं नहीं, आप सुनाइए, इंशाल्लाह मैं सुन रही हूँ, आप सुनाइए। ऐसी बात नहीं है, ऐसे ना करें कि आप जा रहे हैं, आपकी भी मौकूफ लेंगे। बताइए, आपकी भी ज़ाहिर हर चीज सामने आनी चाहिए ऑडियंस के, और हम ऑडियंस पे ही छोड़ते हैं कि वो लोग कमेंट्स में लिखें कि उनकी क्या राय। मेन चीज ये, हम तो अपना ओपिनियन यहाँ पे बैठ के देखते हैं चैनल पे, मगर हमें ऑडियंस का भी ओपिनियन चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम लेकर आते हैं चीजें जरूर, मगर हमें आप ही की आवाज चाहिए। जी बोलिए सर, अब आप बोलिए। देखिए, इन साहब की मैं आप मालूमात के लिए बता दूं, नेशनल असेंबली के स्पीकर हुआ करते थे 1956 में, सरवर्दी साहब वजीर आजम थे। ऐसा दरखास्त हुई, इन्होंने पिटीशन फाइल की थी, और उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे जस्टिस मुनीर थे। जी, जस्टिस मुनीर, आई एम सॉरी, मैं जस्टिस मुनीर से वो कंफ्यूज रहा था। नहीं, सॉरी से काम नहीं चलेगा, आपकी मालूमात फांसी चढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं, सॉरी से काम नहीं चलेगा, फांसी चढ़ा पहले सारी मालूमात लेके आने नहीं, मालूमात मुझे है। इन्होंने एक बात सुने सर, एक बात सुने, कंफ्यूज हो गए अभी। देखिए सर, ये कंफ्यूज हो गया ऊपर से, मैंने फौरन अपनी माजरत की आपसे, लेकिन आप कह रहे हैं सॉरी करा आपने, लेकिन आप कह रहे हैं ना, शो में मैंने अपनी गलती मानी कि हाँ मैं नाम सर, देखिए आपके साथ उन्होंने सॉरी की, आपने कहा कि मैं आपने कहा माफी से काम नहीं पता, फांसी चढ़ जाए क्या? ठीक है, पहले आप तो बोलने दे, फिर मुझे। नहीं, आप बोलिए, मैं कह रहा हूं, अब आपको सॉरी करें, कंफ्यूज हो गया था नाम में। चले कोई बात नहीं, आगे चलते शो को करें। जी जी, तो फिर जस्टिस मुनीर ने मार्शल्ला को जायज करार दिया था। जी, नजरिए जरूरत के तहत, और जो बर्खास्त की असेंबली को बहाल नहीं, मैं वही कह रहा था कि आइन मुअत्तली को जायज करार दिया। सही बात है, ये सही है। नहीं सही, बोले वो सिर्फ आपकी हाँ में मिला रहे थे, और नाम में कंफ्यूज हो गए थे। आप बोले वो आपकी बात सुन रही हूँ। सबीना जी भी बीच में शुरू है। नहीं, आप बीच में नहीं बोलिएगा, आप बोले इनको। चले फसी भाई, बोले प्लीज, बीच में नहीं हो रहा है, चले बोले।
अच्छा देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूँ, हमारी जुडिशरी जो है वो कभी इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं रही जी। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के मातहत काम करते रही, उनके प्रेशर पे काम करते रही है। और आज की जो जुडिशरी है वो भी एस्टेब्लिशमेंट के मातहत काम कर रही है, उनके प्रेशर ले रही है। और ये कभी जुडिशरी को इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने देते हैं, ना दिया है ना ये देंगे। और आज भी अपनी जो इनकी काविश है वो यही है कि अपने पसंद के जजेस जो हैं, ठीक है वो सब चीफ जस्टिस हैं अपनी अपनी हाई कोर्ट्स के अंदर, लेकिन उनको लाने का मकसद ये है कि आज की सुप्रीम कोर्ट में जो दो हिस्सों में बटी थी, जो इसमें एक मंसूर अली शाह साहब हमारे जो प्यूनी जज हैं, एक ग्रुप उनके साथ है और एक ग्रुप जो है वो अपने आफरीदी साहब के साथ या आफरीदी साहब के साथ है। तो नंबर्स जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब के पास ज्यादा थे, तो उस नंबर्स को डिफीट देने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की कि और जजेस को अपॉइंट कर दिया जाए जल्द अज जल्द, क्योंकि इमरान खान साहब के जो फैसला हुआ है 190 मिलियन पाउंड वाला, वो अभी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि अभी जितने जजेस बैठे हुए हैं वो उनसे एस्टेब्लिशमेंट की तवक्को नहीं है कि वो जो है वो उनके हक में फैसला करें, वो इमरान खान के हक में फैसला करें। तो ये सारा खेल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का है। और हम आप यहाँ बैठ के मतलब एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियंस को गालियां दे रहा है, दूसरा जो है इधर वाले को गालियां दे रहा है, हम इसमें लगे हुए हैं। लेकिन असल जो खेल खेला जा रहा है, जो मोहरे चला रहे हैं, वो कोई और है। वो तो 100% सभी को पता है कि असल जो गेम चला रहा है वो तो कोई और ही है, मोरे जो चला रहा है तो कोई और ही है। ये तो हम लोग आपस में बस बैठ के जो है ना शो करते हैं, लोगों को लेकर आते हैं। लेकिन अब तो यहाँ पर मेरा हम लोग अब से इत्तेफाक हो गया इस बात पे कि देखिए एस्टेब्लिशमेंट जो है जो भी काम कर रही है वो गलत कर रही है और शुरू से कर रही है, लेकिन क्या ये कब चलता रहे? कहीं तो इसको रुकना चाहिए ना इस चीज को, कि अगर अदलिया काम फेयर फैसले देना, फेयर मैं नहीं कहता कि इमरान को सपोर्ट करें या उसके मुखालिफ जाए, इसके हामी करें, लेकिन फेयर अदलिया का तो काम ही यही कि फेयर फैसले करें। अगर ये आज तक नहीं हो रहा, जैसे आपने भी इससे मुत्तफिक है मैं और आप इस मामले में, तो मैं ये कहता हूँ कि फिर ये कभी कैसे सही होगा? कोई तो सही करे ना। बताएंगे 26वीं आईनी तरमीम के बारे में आप क्या कहेंगे? 26वीं आईनी तरमीम जो जिस सियासी पार्टियों का काम है वो सही करनी चाहिए। बस भाई क्या कहेंगे? देखिए जो 26th अमेंडमेंट है, मेरा जो बीइंग सिविल सोसाइटी मेंबर हमेशा से बिलीव है कि पार्लियामेंट शुड बी स्ट्रांग इनफ। और अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को डिफीट देना है तो पार्लियामेंट को मजबूत बनाना होगा। पार्लियामेंट्स में जितने प्लेयर्स बैठे हुए हैं उनको मिल के एस्टेब्लिशमेंट को धक्का देना होगा। अगर एक पार्टी जो है वो अगर एस्टेब्लिशमेंट के जब खिलाफ होती है तो दूसरी पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के हिमायत में आके घुटनों में बैठ जाती है, जाके उसके कदमों में जाके बैठ जाती है दूसरी पार्टी। और देखिए हर पार्टी को लाने वाले ही वो लोग हैं, यही लोग होते हैं। जी यही लोग होते हैं, बनाते यही हैं, लीडर यही बनाते हैं और फिर इसके बाद बैठते यही हैं। अब आप ये देखें ना कि छोटी सी बात ले लें, अभी जो पीटीआई इमरान खान है उनको भी चाहे कुछ भी हो जाए, अगर बाहर लाने होगा तो लेकर आएंगे, वो लोग वही लेकर आएंगे, उन्हीं के साथ बातचीत चलेगी और वही लेकर आएंगे और लाना पड़ेगा उनको बाहर। ये भी मैं आपको बता दूं कि उनको लाना पड़ेगा, उनके पास कोई चारा नहीं है इस वक्त वो इमरान खान को बाहर लाने के सिवा। अभी सिर्फ ये लोग क्या गेम खेल रहे हैं, इनके अंदर खाने क्या कहानी चल रही है, ये आपको भी पता है, मैं भी पता है। तो अच्छा आप मुझे, मेरा सवाल आपसे ये कि आप ये बताएंगे जो इमरान खान के वुकला हैं, जो इमरान खान का केस लड़ रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? जब आपको इतना ज्यादा वुकला के बारे में इंफॉर्मेशन है, आप खुद एक लॉयर वकील रह चुके हैं पाकिस्तान में, एक नामवर वकील, और आपने काम भी किया है सिस्टम के अंदर, तो ये सिस्टम बताएंगे क्या कहता है? ये सुनने में यह आया है कि पाकिस्तान में ये जितने भी वुकला हैं बड़ी बड़ी फीसें ले रहे हैं, मगर काम नहीं कर रहा है और ये खुद नहीं चाहते कि इमरान खान को बाहर लाया जाए। तो इस सिलसिले में आपकी क्या बात होगी? देखिए जहाँ तक चंद लॉयर्स जो ऐसे हैं जिसमें हामिद खान साहब भी हैं जी, और हामिद खान साहब तो मुझे लगता है कि काफी सही है, नहीं? हाँ वो सही लोग हैं काफी। मैं था जिस जमाने में 25 साल पहले, उस वक्त ये भी यंग थे। तो ये हैं पैसा अली हैं, ये सारे जो लोग हैं बड़े अच्छे वकील हैं, बड़े कॉम्पिटेंट वकील हैं। सलमान अकरम राजा जो हैं ये भी बहुत अच्छे वकील हैं।
देखिए वकील सब अच्छे हैं, लेकिन नहीं, जैसे सलमान अकरम राजा, ये लतीफ खोसा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लतीफ खोसा हो गए, बैरिस्टर गौहर हो गए, इनके बारे में काफी इशू बने हुए हैं, काफी चीजें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रही हैं। तो इस सिलसिले में मैं बात करना चाह रही थी कि अगर आपके पास कोई अंदर की खबर है तो जरूर आप आके बताएं। जी, अंदर की खबर तो खैर यहाँ पे क्या आएगी, बस हम भी वहाँ फॉलो करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं न्यूज पेपर। लेकिन लतीफ खोसा को तो मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, जब ये पीपल्स पार्टी में होते थे और रानी शहीद कहते हुए नहीं थकते थे, और ये इनके घर ठहरती थी, जब भी लाहौर में जाती थी इन्हीं के घर ठहरती थी। और ये बहुत ही मतलब सिर्फ एक सीट के खातिर इन्होंने अपना नजरिया बदल के आज पीटीआई में चले गए। तो ऐसे लोगों से आप तवक्को नहीं कर सकते कि वो आपकी आइडियोलॉजी के साथ, आपके लीडरशिप के साथ सिंसियर होंगे। राइट। जो लोग शुरू से साथ चलते हैं, जो आपके आइडियोलॉजी के साथ होते हैं, वो आपके साथ सिंसियर होते हैं, वो आपके साथ चलते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, जो इन्हीं पार्टियों के साथ रह के, उनके साथ काम करके, फिर अपने नजरिए को चेंज करके दूसरी पार्टी में आते हैं, जो पावर में पार्टी होती है, जो फेमस हो रही होती है, जो नाम बना रही होती है, तो उसके खातिर आके खड़े हो जाते हैं। तो ये सोचे ये किसी के साथ भी सिंसियर नहीं है, नहीं, ये कहा ये मुल्क के साथ भी सिंसियर नहीं है। एक बात और भी है इसकी बात, देखिए बात ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक पार्टी की तमाम बातें दुरुस्त हों और चाहे वो गलत भी हो तब भी हम उसे सही कहते रहें। देखिए इख्तिलाफ होता इसलिए कि अगर आप एक पार्टी क्यों छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, कि अगर एक पार्टी जो जिसके साथ मैं काम कर रहा हूं सपोज, और वो गलत कर रही है, तो मैं या तो कहूंगा, फिर अगर वो नहीं मानेगी तो मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा। कोई दूसरा भी तो सही बात कह सकता है। तो ये जो लोग पूरी चाहे सही या गलत आप ये कह रहे हैं कि किसी पार्टी के साथ जो है ना सिंसियर नहीं होते। सिंसियरिटी की बात नहीं, बात ये है कि क्या सही है क्या गलत है, इख्तिलाफ करना है। देखिए एतजाज हसन बानी पीवीएस पार्टी के मेंबर हैं, लेकिन आज वो दूसरी तरफ खड़े हैं, इसलिए कि देखिए जो भी शऊर रखता है वो ये देखेगा कि भाई अगर इस मामले में ये पार्टी की राय सही नहीं है तो मैं उससे खिलाफ तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आंखें में पट्टी बांध के देखूं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो पार्टी का देख रहे हैं कि पार्टी सही काम नहीं करी तो इस वजह से उन्होंने चेंज किया। हाँ, या दूसरी तरफ अगर कोई सही बात आ रही है तो उसको ठीक है, वो भी हो सकती है। आप क्या कहेंगे, आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से या नहीं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा, इसलिए कि नजरिए के साथ जो लोग होते हैं, अगर आप नेल्सन मंडेला की तारीख उठा के देख लें, गांधी की तारीख देख लें, ताहिर आजम के साथियों को देख लें, भुट्टो साहब के साथ जो नजरियाती लोग थे वो आखिर तक भुट्टो साहब के साथ रहे, वो अपनी जद्दोजहद के साथ रहते हैं, अपने नजरिए के साथ रहते हैं, अपनी आइडियोलॉजी के साथ रहते हैं। वो एमएनए की सीट के खातिर अपनी सीट नहीं बदलते हैं। और पीपल्स पार्टी से बहुत से लोग जो मफाद परस्त थे, वो जितनी भुट्टो साहब का डाउनफॉल होता है वो सब उड़ के चले जाते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। इसी तरह से और पार्टियों से निकल के पीपल्स पार्टी से आधी पीपल्स पार्टी निकल के पीटीआई में शामिल हुई, जिससे बड़े बड़े नाम देखे हैं। अभी आपके गौर अली खान अभी 2 साल पहले तक ये पीपल्स पार्टी के लीडर होते थे। इन्होंने अपने इलाके से पीपल्स पार्टी के टिकट पे पिछला इलेक्शन लड़ा था 2018 का। तो बहरहाल अगर वो मतलब आज आपके साथ अगर सिंसियरली काम कर रहे हैं तो मैं इस पे बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन लतीफ खोसा साहब जो हैं वो तो सिर्फ एक एमएनए की सीट के सवाल ये पैदा हो रहा है कि सिंसियरली काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सुनने में तो ये आ रहा है, आजकल मीडिया में ज्यादा शोर मचा हुआ है कि वो लोग सिंसियर नहीं है, वो तो चाह ही नहीं रहा है कि इमरान खान किसी तरह बाहर आए। तो सोचिए ना आप, कोई केस ही नहीं है इमरान खान के ऊपर। जी, अब इसी पे मैं आ रहा था कि आपने जो सिंबल वाला केस था, जिसपे बहुत गालियां हम सब मिलके काजी फैज ईसा को देते हैं, वो केस डायरेक्ट टेलीकास्ट हुआ था। अगर जिन लोगों ने देखा है तो आप उन सब से पूछें कि बार बार काजी फैज ईसा उनसे एविडेंस मांग रहे थे, जो वो बात कर रहे थे, और कि भाई अगर इलेक्शन आपने कराया तो इलेक्शन का कोई नोटिफिकेशन होगा, कोई चीज आप सबूत दीजिए, हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग इलेक्शन में लड़े उन्होंने फीस जमा कराई होगी, उसको आपने रसीद दी होगी, वो रसीद पेश कर दें। वो हमारे पास नहीं, वो हमने कंप्यूटर पे था, फाड़ के फेंक दिया। यानी 16, मैं खुद देख रहा था, 16 चीजें मांगी गई थी और उन्होंने एक भी नहीं दिया। या तो ये वकील तैयारी करके नहीं आए थे, या फिर पार्टी को सही तरीके से सिस्टमेटिक और यानी कि जो आप कहते हैं ना कि एक ऑफिस हो और बाकायदा तौर पे चलाया जाए, तो या तो क्लाइंट ने प्रोवाइड नहीं किया ये सारे एविडेंस अपने लॉयर्स को, या लॉयर्स मेहनत नहीं करके आए थे। 2 बातों में कोई चीज बात की। तो मैं ये नहीं कहता कि इसमें
इसमें वकीलों का कोई कसूर था नहीं। अली जफर बहुत बड़े वकील हैं, बहुत अच्छे वकील हैं। अगर उनके पास एविडेंस होती तो वो ये मुकदमा जिता सकते थे। लेकिन काजी फायज ईसा को जो फॉर्म पेश किए गए फॉर्म 45 और वो भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए, तो मतलब वो जहां उनका दिल चाहता था वहां करते थे। यानी उन्होंने कहा कि लाइफ टेलीकास्ट की जाएगी जो भी कार्रवाई होगी, लेकिन जिस दिन इमरान खान को पेश होना था उस दिन उन्होंने कहा नहीं जी ये नहीं दिखा, इनको नहीं दिखाया गया, वो लाइव नहीं दिखाया गया। क्यों? तो जो उनका दिल चाहता था वो करते थे। ठीक है, फिर आपने गलत बयानी से काम लिख दिया जी। फॉर्म 45 के केसेस अभी ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है, अभी काजी फायजा के पास पहुंचे ही नहीं। अभी नहीं उनसे कहा नहीं उनसे कहा गया था कि आप इसकी तहकीकात करवाएं। छोड़ते हैं, आप तरीके से चले ना। नहीं देखिए उनसे कहा गया था इसकी अभी वो चैलेंज, अभी 25 सीटें, सिर्फ आपने 25 सीटें चैलेंज की हैं और ट्राइब्यूनल्स में वो केस पेंडिंग है और ट्राइब्यूनल्स काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों किसकी वही एप्लीकेशन तो ये बताएं कि ना सर, ये बताएं कि आखिर काम क्यों नहीं हो रहा? फॉर्म 47 की हुकूमत जो इस वक्त आई हुई है, आपको लग रहा है कि मुल्क सही सिम की तरफ जा रहा है? आपको क्या लगता है, बताएं जी। अमीना जरा आप एक चीज संजीदगी से देखिए। मैं संजीदगी से देख रही हूँ, बताइए। मैं बता रहा हूँ, आपने ये कहा कि हमारी 180 सीटें हैं जी, ठीक है, राइट। मैंने नहीं कहा पीटीआई की 180 सीटें जी, नहीं मतलब मैं भी कहता हूँ हो सकता है 180 सीटें हों जी, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने सिर्फ 35 सीटों पे ट्राइब्यूनल्स के अंदर चैलेंज किया, बाकी 100 सीटों पे क्यों चैलेंज नहीं किया अब तक? ठीक है, एक सवाल है जी। दूसरा सवाल ये है कि जब ट्राइब्यूनल्स बन गए थे, ट्राइब्यूनल्स के जज सही थे या गलत थे, उनको फैसला करने देते। फैसले के बाद वो केस हाई कोर्ट में जाता, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता, ठीक है, तो फैसले उलट पुलट हो सकते थे। लेकिन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके उन ट्राइब्यूनल के खिलाफ स्टे ले लिया। स्टे लेने की वजह से वो ट्राइब्यूनल आज तक काम नहीं कर सके। अदरवाइज अब तक फैसले ट्राइब्यूनल के हो चुके होते, वो केसेस हाई कोर्ट में जा चुके होते, हाई कोर्ट से भी फैसले हो चुके होते। स्टे कहाँ से ले लिया जी? स्टे कहाँ से ले लिया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो सुन सकती थी इस अपील को कि भाई क्या मामला है, पब्लिक की ये अपील नहीं थी, अभी तो अपील पहुंची ही नहीं। मैं यही तो कह रहा हूँ। ना मैं वही तो कह रहा हूँ ना, स्टे जहाँ से लिया पिटीशन फाइल करके ले लिया, तो हाँ, तो उसमें रिक्वेस्ट होगी ना कि ये आखिर ये कहते हैं ये जजेस सही नहीं है। अब हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, अब जब वो फैसला करेगी जजेस सही है या नहीं है, उसके बाद केस आगे बढ़ेगी। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये की जिम्मेदारी है ना, मैं ये तो कह रहा हूँ ना। नहीं जनाब, ये पिटीशन फाइल करने वाले की जिम्मेदारी है। तो उसने दायर कर दी, अब कौन फैसला करेगा? रखी रहेगी। तो भाई, तो अब यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं करनी चाहिए थी ताकि वो फैसले हो जाते अब तक। तो जो आज तक के फैसले होते हैं उसको हम चैलेंज कर देते हाई कोर्ट के अंदर जाके, और हाई कोर्ट से हम उनको फैसलों को ठीक करवा लेते हैं। वैसे तो आप ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को जो अवाम ने निकल के वो दिया, जिनकी वोट चोरी किए गए, मैंडेट चोरी किया गया, तो वो गलत अब वो कर रहे हैं, जो आवाजें उठा रहे हैं, कर रहे हैं, अपने एहतजाज कर रहे हैं। तो आपका कहने का मकसद, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो गलत एहतजाज हो रहा है मुल्क के अंदर? देखें, अब हमने भी फॉलो किया है, तमाम अखबार पढ़े हैं, राइट जी। तो आपको लग रहा है कि आपने अभी कहा, आप ही के अल्फाज को मैं आगे लेके चल रही हूँ, आपने अभी कहा कि भाई इस्टेब्लिशमेंट चलाती है मुल्क को, बड़े बड़े लीडरों को बनाने वाली इस्टेब्लिशमेंट है, लाने वाली इस्टेब्लिशमेंट है। अब आप देख लेना कि शहबाज शरीफ अपनी स्पीच में क्या दे रहे हैं 8 फरवरी को। वो कामयाबी, 1 साल हो गया गवर्नमेंट को इलेक्शन करवाए हुए, 1 साल हो गया इस गवर्नमेंट को चलाते हुए मुल्क, और मुल्क देख लें आज किस दाने पे खड़ा हुआ है, ये आपको भी पता है। और आके वो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे थे, शहबाज शरीफ अपनी कामयाबी को सराह रहे थे कि मुल्क में किस तरह से मईशत ने बेहतरी की और मुल्क किस कदर बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो जरा आप इस पे भी सर रोशनी डालें कि मुल्क वाकई बेहतरी की तरफ जा रहा है जो शहबाज शरीफ बता रहे थे। तो ये तो आपको भी पता है कि किस कदर कितने सारी चीजें जो है मुल्क के अंदर नहीं है, अवाम किस कदर परेशान है, अभी तक खत्म तो नहीं हुई महंगाई का तो आसमान टूटा पड़ा है पाकिस्तान के अंदर। हर गरीब बंदा जो है उस वक्त चीखें निकली हुई गरीब आवाम की, परेशानी का आलम देखिए। अगर हुकूमत सही काम कर रही होती तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत सही काम कर रही होती तो उसको डर और खौफ किस बात का होता? एहतजाज करना तो हर सियासी पार्टी का हक होता है, तो वो क्यों छीन रही है सियासी हक उससे, पार्टी से? एक बड़ी पार्टी है, आप ये तो मानेंगे ना कि पाकिस्तान में पीटीआई एक बड़ी सियासी पार्टी है, या नहीं मानेंगे? इसको तस्लीम करेंगे नहीं करेंगे आप लोग? जी
देखें, शहबाज शरीफ जो है ना, जी वो भी दफ्तर के क्लर्क बनने के काबिल नहीं थे। बिल्कुल आपने सही कहा। अब आप अंदाजा लगा लेना कि लेकिन- क्लर्क लेकिन- करने के लेकिन- काबिल नहीं थे, लेकिन मगर ये- वजीर आजम लेकिन की ये सीट पे आपकी- बैठे हुए हैं। लेकिन ये तो वजीर आजम आपकी की ये- सीट पे बैठे हुए हैं, आप ये नहीं देख नहीं, लें। लेकिन ये तो आपकी राय है। आखिर अब पब्लिक ने उन्हें मुंतखब किया है, असेंबली ने उन्हें मुंतखब नहीं, किया है। पब्लिक ने तो मुंतखब नहीं किया। क्यों मेन नहीं किया? चीज वो ये कह रहे कि हैं, नहीं, पब्लिक फॉर्म 40 जो ये नहीं, elect नहीं, तो हुए ना, देखिए नहीं elect तो सर, हुए ना ये। पब्लिक ने नहीं किया, नहीं, पब्लिक ने नहीं देखिए, किया, ये तो बकौल देखिए, नहीं, उठाया गया। ये बकौल- देखिए इन्होंने कहा ना चपरासी रखने के काबिल नहीं है, नहीं, मगर तो ये राय वज़ीर है ना आज़म बने हुए उनकी- हमारे उनकी पाकिस्तान के राय प्राइम है ये। मिनिस्टर। लेकिन मैं कहता हूँ जिसको पब्लिक ने इलेक्ट किया वो असेंबली में आया, असेंबली की जो ने उन्हें इलेक्ट किया। देखिए प्राइम पब्लिक मिनिस्टर तो में as a नहीं प्राइम आया, मिनिस्टर पब्लिक कौम में की- नहीं आया। आपको क्या नहीं, लगता है कि तो पब्लिक में देखिए- आया? आपको लग रहा है? नहीं, देखिए फिर इलेक्शन देखिए, वो कह रहे हैं ना कि उस 35 सीटों का मसला था, बाकी तो सब ठीक ठाक थी। तो जी। पब्लिक ने उनको इलेक्ट किया, उसको मेजोरिटी दी, मुस्लिम लीग और पीएस पार्टी को, नू लीग को, और उसके बाद वो असेंबली में पहुंचे, उन्होंने मुंतखब किया अपना प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर अपनी कारकर्दगी कर रहा है, बहुत अच्छी कर रहा है, क्योंकि मुल्क भी तरक्की कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी बड़ी जबरदस्त है, और बहुत ज्यादा जो है ना वो हर चीज बड़ी अच्छी जा रही है। और पता नहीं ये क्यों हंगामे करते हैं ये लोग एहतजाजन, ये पीटीआई वाले, और खामखा इन्हें मतलब इनकी हैसियत क्या है, हारे हुए लोग, और ये आके जो है ना वो हंगामे करने खड़ी करते हैं, पूरा इस्लामाबाद बंद हो जाता है। गोलियां चलती हैं, वो भी चलने दे, कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को तो चलनी चाहिए जो आके एहतजाज करें। तो ठीक है, मतलब फिर मसला क्या है? गवर्नमेंट हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है। मतलब मैं तो भाई यही कहूँगा कि अगर नवाज शरीफ के लिए, शहबाज के लिए मैं कहता हूँ वो तो बड़ा जबरदस्त है, इतने साल उसका एक्सपीरियंस है कि पंजाब में उसने चीफ मिनिस्टरशिप चलाई और क्या क्या किया, वाह 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 वाह, बहुत जी अच्छा। सर, आप क्या कहेंगे? अब जी मैं जिस तरह से गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो नहीं, मैं आपकी राय से इत्तेफाक कर रहा हूँ। मैं तो आपकी राय से कि आपने कहा कि फॉर्म जो है ना जो इलेक्ट हुए हैं वो सही है, तो मैंने कहा भाई ठीक हो गए, फिर प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने क्या इलेक्ट कहा? किया। मैं जो बात कह रहा हूँ वो आपको समझ ही नहीं आ रही है। जी, वो जो मैं कह रहा हूँ आपकी नहीं समझ में आ रही। मैं तो इत्तेफाक कर रहा हूँ कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड वो प्राइम मिनिस्टर है, आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा, वो आप ये क्लियर- मुझे बताइए कि पाकिस्तान भर में ट्राइब्यूनल्स में कितने पिटिशंस फाइल हुई हैं इलेक्शंस को चैलेंज किए गए, आप बताइए। नहीं, नहीं किया गया ना, नहीं किया गया, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, इसलिए कि कितने वो किए उनके हैं? पास ये सबूत तो नहीं है, बताइए। उनके कितने पास फाइल सबूत हुए? नहीं, वो कैसे करेंगे? इसलिए कि हाँ? बिल्कुल फेयर एक्शन हुए हैं, तो वो कहाँ से सबूत फराहम करेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, जिनके पास सबूत ही नहीं हो क्या फराहम करेंगे? नहीं कर सकते, नहीं सर, आप क्योंकि बिल्कुल अगर- फेयर इलेक्शन हुआ है। अगर इलेक्शन मेरी बातों को आप कंट्राडिक्ट कर रहे हैं नहीं, मैं कह रहा हूँ मैंने फेयर तो इलेक्शन हुआ, मैं ये कह रहा हूँ। मैंने तो फिगर हम इधर से आगे से ही चलते हैं। जो आपने अभी इशू उठाया है कि आपने कहा कि शहबाज शरीफ तो चपरासी बनने के भी लायक ऐसा नहीं थे, है, वो बड़ा मगर जबरदस्त आप प्रॉमिस ये बताएं कि फिर ये वजीर आजम बन गए तो अभी मुल्क में तो इतना खुशी मना रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे कारनामे अंजाम दिए, तो उनकी ये- कारकर्दगी क्या है? थोड़ी सी कारकर्दगी बता दें मुझे। 25 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान के अंदर, 25 करोड़ की आबादी है जो जिस वक्त परेशान है, किसान तक परेशान है, ताजिर परेशान है, तो इसमें थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आप? जी नहीं, देखें, परेशान तो खैर आज से 20 साल पहले भी था। जी, परेशान- वो तो आपने सही कहा, 20 साल पहले भी था, मगर अभी जो परेशानी है उसका हल कौन निकालेगा? ऐसा 20 साल के बाद भी होगा। और पाकिस्तान के हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। बेहतरी हमने अपनी उम्र में तो देखी, लेकिन दुआ जरूर करते रहते हैं कि बेहतरी आ जाए। और अभी नियर फ्यूचर में भी कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है। तो अब आप जैसे आपने कहा कि शहबाज शरीफ तो वैसे जरदारी साहब सदर बनने के क्या काबिल हैं? शहबाज साहब क्या वजीर आजम बने, या उनकी कैबिनेट में कितने लोग कॉम्पिटेंट हैं, या उससे पहले थे या उससे पहले थे? जी, तो जो लोग पीछे से चला रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ये तो बातें उनसे पूछी जाए कि वो क्या चाहते हैं और मुल्क को किधर ले जाना चाहते हैं और मुल्क किधर चला जा रहा है। ठीक है, हम आप तो सिवाय दुआ करने के कुछ नहीं कर सकते हैं। जब कोई शख्स पाकिस्तान में रह के आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, या तो उसको मार दिया जाता है, या गायब कर दिया जाता है। तो वहाँ तो कोई चीज अच्छी की तरफ कोई आवाज नहीं उठा सकता है, चाहे वो साफी हो, चाहे वो सियासतदान हो। अब आप ये देखें ना कि सहाफियों की आवाज को बंद करने की पूरी कोशिश की गई। वो जो आपने देखा कि वो जो लेकर आ रहे थे, पीका एड जो लेकर आ रहे थे, तो उसका क्या था? आप सोचे, मानते हैं कि फेक न्यूज को पकड़ने के लिए और भी कुछ जरिए निकालते हैं, मगर लेके तो सारों की सच्चाई और एक सच की आवाज को बंद करने की पूरी कोशिश की गई मुल्क के अंदर। एक बात का जवाब दीजिए। देखिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो इलेक्ट हो गया है, अब वो फैसले करें, वो उनको फैसले पब्लिक के डिमांड है, वो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं करने दें। अदलिया की जिम्मेदारी, जरूरत ही नहीं है कि क्या
तो सब कुछ सही हो रहा है। समीक्षा, मैं एक बात बताऊं आपको। जी बताइए सर। पहला पीका एक्ट जो था ना, बनाने वाले इमरान खान साहब थे। बिल्कुल आपने सही कहा, बनाने वाले इमरान खान साहब थे। मगर आप ये भी सर एक बात सुनिए मेरी, तो मरियम नवाज ने कहा था कि ये तो अंधा कानून है, इसको तो किसी सूरत भी लाने नहीं देंगे। आपने कहा ना अंधा कानून तो चले, वो इमरान खान बना रहे थे, तो देखिए सबने आवाज उठाई थी इसका पीका एक्ट के बारे में, मगर अब वही हुकूमत उसको सपोर्ट कर रही है अपने फायदे के लिए, अपने नफाज के अपने फायदे के लिए, और उसके लिए कर रही है। वो भी गलत कर रहे थे। तो देखिए इमरान खान भी जब कर रहे थे तो हमने भी इस पे शो किया था कि भाई देखिए ये गलत काम है पीका एक्ट लेकर आना, कि आप एक सच की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सहाफी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्यों आखिर इसको बिल पास किया गया? और 5 मिनट में आप बता दें सर मुझे कि 5 मिनट में कोई बिल पास होता है क्या? जिस तरह बिल पास किए गए, कौन करा रहा है इतनी जल्दी? जी हाँ जी 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 सर। पीका एक्ट चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बनाने वाले तो कोई और है ना पीछे से। मगर बनाने वाले मैं मानती हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा, बनाने वाले तो कोई और है, बनाने वाले तो कोई और ही है, मगर आखिर आवाज तो उठानी चाहिए ना। मीडिया का क्या फर्ज है? मीडिया को अपना फर्ज तो अदा करना चाहिए, ताकि उनके कानों पे आवाज तो जाएगी कि वो गलत चीज कर रहे हैं, उनको रोका जाए। आप बताइए ये सही है क्या? ये बताएं। सही का फैसला अगर ये होता है तो फिर मामला कहाँ पहुंचता है? कोई तो उसको डिसाइड करता है क्या गलत है क्या सही है, वो अदालतों का काम होता है। जब हामिद मीर ने आवाज उठाई थी, अफसार आलम ने आवाज उठाई थी, तो क्या हुआ था? गोलियां खाई ना। बिल्कुल। तो भाई तो जब उस मुल्क में जो भी आवाज उठाता है तो उसको या तो ताकत से दबा दिया जाता है, पैसे दे के उसकी जबान बंद कर दी जाती है वहां पर, या फिर बलुचिस्तान के लोग हों चाहे सूबे सरहद के लोग हों, जब राइट्स मांगते हैं तो उनको गायब कर दिया जाता है। कराची के लोग हों जब राइट्स मांगते हैं तो उनको मार दिया जाता है। तो जनाब आला तो उस मुल्क के अंदर ये पीका जैसे कानून होते हैं, ये वो लोग आते हैं, और ये जो हमारी पार्लियामेंट है ये रबर स्टैंप होती है, इनसे वो करवा लेते हैं। फेस पे जो बैठा होता है उसको गालियां पड़ रही होती। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वैसे हकीकत यही है कि तमाम जिम्मेदारी जो है ना वो ये तमाम सियासतदानों पर, सियासी पार्टियों पर है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। देखिए अगर ये सब मिल के ना खड़ी हो जाए कि नहीं हम गलत को गलत कहेंगे तो वो वाहिद हल ही यही है, लेकिन बस वही लोग यूज होते रहते हैं। आप ये देखें, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीछे से सामने से फ्रंट पे फेस कुछ और होता है, फैसले कोई और करा रहा होता है, तो यानी कि जो फेस सामने आता है क्या उसको एहसास नहीं होता? उसका ज़मीर सोया हुआ होता है, तो वो क्यों एग्री करता है इस बारे में, क्यों मानता है? तो यानी कि अपने मफाद के खातिर मुल्क को दांव पे लगाते हैं, बेचारी उस गरीब आवाम को दांव पे लगाते हैं, तो किसी को तो आके स्टॉप करना होगा। वो जो वजीर आजम की कुर्सी है ना जी, और जो उनको गाड़ी को सलूट करते हैं जी, उसके खातिर वो सब चीजें भूल जाते हैं कि कहाँ की आवाम कैसे राइट्स का हुकूक सब भूल जाते हैं, और वो अपनी बस कुर्सी को बचाते हैं और अपने सलूट्स को बचाते हैं। तो यानी कि अपने सलूट को, और ये पॉलिटिशियन ही है। जब एक पार्टी हुकूमत में होती है तो दूसरी उसको बुरा कह रही होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अपोजिशन में चली। अब आप ये देखें ना कि अगर थोड़ी सी रोशनी डालें, जैसे इमरान खान की जब हुकूमत आई, तो इमरान खान की हुकूमत जब आई थी तो इमरान खान ने क्या काम किया? इमरान खान यही कहते रहे ना, चोरों से पैसा वापस लेकर आऊंगा, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, इनके साथ बैठूंगा नहीं। मगर आप ये देखें कि जो बाद में इमरान खान ने ये कहा, अगर इमरान खान कुछ करते, देखें शुरू में जब आए थे मैंने बहुत शो किए इसके, आप भी शायद उस वक्त शो देखते थे, शायद मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपको अपने शो में भी लिया था कि इमरान खान ने जितने वादे और प्रॉमिसेस किए थे वो नहीं कर सके। बाद में इमरान खान ने बताया कि जी मुझे करने ही नहीं दिया, जो लोग लेकर आए थे उन्होंने बाद में कहा कि बाजवा का कसूर है। तो क्या इमरान खान को उस वक्त नहीं पता था? वो तो सोचें कि अभी जो इमरान खान को उतारा गया रात के वक्त, मैं माजी की तरफ जा रही हूँ, कि जो रात को उनकी हुकूमत को गिराया गया, उतारा गया, उसके बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ी, इसलिए कि लोग दोनों पार्टियों से तंग आ चुके थे। अगर इमरान खान को उस वक्त ना उतारते तो इमरान खान इतने पॉपुलर नहीं होते। मगर इमरान खान ने जब उतरे तो मुझे लगता है कि जेल में जाके जो उन्होंने खुद तस्लीम किया कि मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई अपने दौरे हुकूमत के अंदर, मगर उन्होंने कोरोना में 2 साल जो कोरोना में गुजारे, तो आप भी इसको एग्री करेंगे कि पूरी दुनिया ने माना कि उन्होंने कोरोना को किस तरह डील किया। तो क्या कहेंगे आप कि जब तक ये लोग सियासतदान बन के इनको सामने फेस लाके मीडिया में लाके बिठाया जाएगा और जब तक ये लोग उनके कहने में चलते रहेंगे तो मुल्क इस तरह कोई तरक्की नहीं कर सकता। यही ना पॉलिटिशियन सब चीज का जिम्मेदार है। इमरान खान जैसे अभी आपने कहा ना कि जब
कॉन्फ्रेंस आया था इमरान के जो ग्राफ था वो नीचे चला गया था। राइट, 100%। मैंने खुद वही तमाशा शो किए हैं, पुराने शो देखे हैं। मैं भी आया था उस शो में। जी, आप भी आए थे और आपने बताया था। जी, मैं फिर भी उसको थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, इसलिए कि जब हुकूमत में होती है ना कोई भी पार्टी, तो आवाम की तवक्कात बहुत ज्यादा होती हैं, और वो तवक्कात जब पूरी नहीं होती हैं तो वो थोड़ी सी लोगों की मोहब्बत कम होती जाती है। राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उस वक्त अवाम में इमरान खान की मोहब्बत नहीं थी। बहुत मोहब्बत थी, और वही मोहब्बत आज भी कायम है। नहीं, जब तो मोहब्बत थी, मगर थोड़ा सा डाउन जा रहा था उनका। मगर उसके बाद जैसे उनकी हुकूमत गिराई गई, जो सबसे बड़ी किसके कहने में गिराई गई, क्यों गिराई गई, उनको तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं रातों रात उनकी हुकूमत को इस तरह गिरा दिया जाएगा जिस तरह गिराई गई। जिन्होंने बनाई उन्होंने गिराई। तो इमरान खान को कुछ एहसास हुआ कि हाँ जी, मुझसे भी बहुत सारे फैसले गलत हुए। सबसे बड़ा गलत फैसला तो उन्होंने उस्मान बुज़दार का किया, जो अभी भी इसका उनको पता है कि किसके कहने पे उन्होंने लगवाया, किसके कहने पे लगा। इस पे हमने बहुत शो किए कि पंजाब में जो कारकर्दगी है वो नहीं है उस्मान बुज़दार की। मगर अभी जो हो रहा है, तो आप ये बताएं कि ये जो अभी हालात हैं मुल्क के, तो इसको कौन बेहतर करेगा? कि आपको लगता है कि फॉर्म 47 की हुकूमत जो आई हुई है ये बहुत बेहतरीन काम कर रही है? फॉर्म 47, फॉर्म 45 अब इस वक्त सब भूल जाइए। इस वक्त जो इमरान खान साहब पर जो भारी जिम्मेदारी इस वक्त है वैसे एक मकबूल लीडर के, वो उनको थोड़ा सा बैकफुट पे जाके स्ट्रोक खेलना पड़ेगा। जो चोर डाकू जिन लोगों को कहते रहे और आज भी कह रहे हैं, वही पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, उनके साथ बैठे। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट के उसके साथ बैठने के बजाय इन लोगों के साथ बैठे, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, एक मजबूत अलायंस बनाएं और एस्टैब्लिशमेंट को पीछे धक्का देने की कोशिश करें। जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक नहीं होंगी, कुछ नहीं हो सकता। ये बात मैंने उस वक्त भी आपके प्रोग्राम में कही। मगर सर अभी आप ये कह रहे हैं कि तमाम पॉलिटिक्स पार्टी एक साथ जब तक नहीं होंगी, जब तक कुछ नहीं होगा, मगर वो तो बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, पहले इमरान खान कहते थे कि मैं इन चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, मैं इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा, इसलिए कि इनके पास इख्तियार ही नहीं है। जब इख्तियार ही नहीं है किसी फैसला करने का, तो बैठने का क्या फायदा? अब आप सोचिए, उनकी पार्टी ने कहा कि इमरान खान से हमारी मुलाकात करवा दें, तो वो मुलाकात तो हुकूमत करवा नहीं सकी, नाकाम रही। तो वो यही तो कह रहे हैं कि फिर इख्तियार ही नहीं है, तो फिर उनके साथ ही बैठेंगे ना जिनके पास इख्तियार है, उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे ना। तो देखिए, मुज़ाकरात के बगैर तो मुल्क नहीं आगे बढ़ेगा, बातचीत तो बहुत जरूरी है। जी, इख्तियार की जहाँ तक बात है ना जी, कि इमरान खान को राही दिलाने के लिए तो मैं मानता हूँ कि इख्तियार किसी के पास और के पास है। राइट। लेकिन डेमोक्रेटिक जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के लिए तो वो इख्तियार की जरूरत नहीं है ना। बेनजीर भी तो देखे ना, कितना बड़े दुश्मन थे नवाज शरीफ, कितनी गंदी बातें करते थे ये सब। राइट, बहुत ज्यादा। जी, चल के गई और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। तो इसी तरह से इमरान खान, मैं सिर्फ एक बात मानता हूँ कि इमरान खान की सिर्फ एक गलती है, एक छोटी सी, कि वो इन सियासी लीडरों को लिफ्ट नहीं कराते, उनको आज भी बुरा कहते हैं। अब उनको ये छोड़ देना चाहिए। असल बात ये है कि सर वो अगर छोड़ देंगे ना, जो बयानिया है उनका, ये बयानिया है, जिस तरह कहते हैं ना कि हर एक का एक बयानिया चलता है, तो इमरान खान का ये बयानिया चल रहा है। अवाम जो आज यूथ जो इमरान खान के साथ खड़ी है, वो इसीलिए इसी बयाने के साथ खड़ी हुई है। इमरान खान को जो इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है पूरी दुनिया से, तो वो इसी वजह से मिल रही है कि वो बैठना नहीं चाहते उन लोगों के साथ जिन्होंने मुल्क में बहुत ज्यादा तबाही मचाई, जो मुल्क के सरबराह नहीं है। तो इसी वजह से ये कहानी चली हुई। मगर आपकी बात भी बिल्कुल सही है, जब तक बैठेंगे नहीं सियासतदान एक साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, तो मुल्क के हालात इस तरह बेहतर नहीं हो सकते। मगर आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी पार्टी को दीवार से लगाने में ये लोग नाकाम रहेंगे या कामयाब होंगे? ये बताएं मेरा सवाल। अभी तो छोड़ेंगे ये वाली सारी बातें। आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं जी। इमरान खान साहब जो थे और पीटीआई के हमारे दोस्त जो थे, ये क्या नाम, फजलुर रहमान साहब को क्या कहते थे? डीजल कहते थे यकीनन। मगर देखे इमरान खान को नहीं, मगर आप हमेशा आप लोग फजलुर रहमान की ये बात कहते हैं कि इमरान खान को क्या कहते थे? डीजल कहते थे। पर इमरान खान को वो क्या कहते थे? यहूदी का एजेंट कहते थे फजलुर रहमान साहब। अब फजलुर रहमान साहब बैठने के लिए तैयार है, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैंने अभी फ्राइडे को ही ये शो किया था कि मेरी ये समझ नहीं आ रहा फजलुर रहमान साहब आज हुकूमत के लिए भी इतने अहम हो गए और अपोजिशन के लिए भी इतने अहम हो गए कि सभी फजलुर रहमान के साथ जाके हाथ मिला रहे हैं। आखिर बात क्या है फजलुर रहमान के अंदर, क्या चीज है? कुछ भी नहीं, बस बताया मुझे। वो अपना गेम करते हैं और हमेशा उन्होंने ये रखा है कि जहाँ उनका अपना वफाद होता है, पहले भी इनसे मिले और उसके बाद जब उनका वेट जरा सा बढ़ा, उन्होंने 26वीं तरमीम में उसमें शरीक हो गए वो, और वो मंजूर करवा दिया। अगर वो नहीं होते तो कभी भी ना। मगर सही, आपने सही कहा डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को आगे लेके आती हूँ कि वो बात तो पूरी होने देना। जी बोलें।
जब इनसे इतने इख्तिलाफात एक दूसरे के साथ थे, आज वक्त की नजाकत को समझते हुए इनके साथ तो बैठे ना। अपने बयानिए के बावजूद वो मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ गए, तो अपने बयानिए के बावजूद वो और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी बैठ जाएं। और बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल आपने 100% सही इसलिए की। कि वो एंजॉय कर रही हैं अपनी हुकूमतें, नहीं देखे, नहीं मिल रहे हैं, देखिए दोनों पार्टियों के साथ जो आप कह रहे हैं कि बैठ जाएं, इमरान खान वो बैठने के लिए तैयार थे, जो उन्होंने कहा था कमीशन बना लें और फिर हम बैठेंगे। देखिए 2 नशिस्तें बैठे 2 नशिस्तें हुई, जो तहरीक इंसाफ की जो कमेटी मुज़ाकरात की जो कमेटी बनी थी, तो 2 हुई और 2 में आपने देखा कि क्या हुआ, उनके ऊपर तंज आमेज जुमले बोले गए पीटीआई के लिए, पीटीआई के बारे में पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो आपने भी सुने होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, राना सनाउल्लाह ने किस तरह के बयान दिए। तो आप खुद सोचें कि अगर सीरियस होते, हुकूमत सीरियस ही नहीं थी इसलिए वो मुज़ाकरात करने के लिए, वो दोनों पार्टी एंजॉय कर रही हैं इक़्तिदार। अच्छा, फिर मेरे ख्याल से हमारी बात आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं मैं समझ रही हूँ आपकी बात। आपने कहा कि जरूरी है कि जिस तरह फजलुर, मैंने देखा आपकी बात बिल्कुल समझी। आपने कहा जिस तरह फजलुर रहमान की वो उस बात को जो डीजल करते थे उनके साथ बैठ गए, उनके साथ हाथ मिला लिया, तो यकीनन जब इनको चोर और डाकू कहते हैं तो इनके साथ भी उनको हाथ मिलाना चाहिए और बैठना चाहिए। मगर एक तरफ तो देखा गया ना, आपने भी सुना होगा, आप भी मीडिया देखते हैं, आपने नहीं देखा कि वो तो बैठने के तैयार थे। उनके तो सारे जो उनकी कमेटी में शामिल किया था बैरिस्टर गौहर वगैरह, सबको तो सब बात करने के लिए तैयार थे, मगर हुकूमत ही बात करने के लिए फिर तैयार नहीं हुई। कैसे होगी जी, हुकूमत ने तो कोई मुंतखब नहीं किया, इन्होंने खुद मुंतखब कर दिया। दो शराइत रखी थी, वो कर देते। वो दो शराइतें जो रखी थी उन्होंने, तो आप उसके ऊपर एग्री क्यों नहीं हुए? जी, उसी शरायत पे तो डिबेट हो रही थी, उसी शरायत पे तो बातचीत हो रही थी। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि 2 आपकी डिमांड हो और उन डिमांड पे जब निगोशिएशन हो रही है तो कुछ दो के बाद फैसले होते हैं। जब फैसले हो जाते हैं तो उसके बाद कहा जाता है कि हमारी बात मानी या नहीं मानी। जी, आप कह देंगे कि हमारी डिमांड है, मानोगे तो बात होगी, नहीं मानोगे तो हम बात नहीं करेंगे। नहीं, डिमांड बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसको मुख्तसर करके 2 पर उन्होंने कहा अच्छा कमीशन बना दें। देखिए कमीशन बना दें और कैदियों को रिहा कर दें। 2 अगर हुकूमत कर देती तो मसला हल था। सारी शायद एक तरफ भाई कमीशन बनाना, ये सब कुछ करना, तो वही पीछे से एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही है। तो फिर किनसे बात कर रहे हैं? फिर जो एस्टेब्लिशमेंट से फिर बात करनी पड़ेगी। देखिए अभी आपने सर खुद आप अपनी बात पे आ गए कि है ना कमीशन, वो दूसरी बात कर रहा हूँ जी, बात करें। मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं तो हुकूमत की सतह की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो पार्टी क्यों नहीं आई इनके साथ मिलने की? मिलके क्यों नहीं आई? बातचीत तो शुरू हो गई थी ना, अगर ये लोग मिल बैठे। आप फिर वही चले गए। जी जी, बोले डिमांड तो रखी थी, इसमें क्या गलती थी कि भाई माहौल हुकूमत भी नहीं गिरफ्तार किया हुआ है ना, तो हुकूमत छोड़ दे या कह दे कि भाई हम नहीं बात कर रहे इसलिए हमारे इख्तियार में ही नहीं है सब कुछ। सर क्या हुकूमत के हाथ में है इमरान खान की गिरफ्तारी? हाँ, ये हुकूमत के हाथ में है क्या? हुकूमत ने गिरफ्तार किया हुआ? जिसके आपको पता है कि हुकूमत ने तो बात करनी पड़ेगी। आपने देखा, आपने बिल्कुल, आप देखें, आप खुद ही इस पॉइंट पे आ गए कि हुकूमत, इमरान खान की गिरफ्तारी क्या हुकूमत के हाथ में नहीं, हुकूमत के हाथ में नहीं है। अब आप ये देखें कि हुकूमत के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो मगर आपकी एक बात मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि हुकूमत के हाथ में मानते ही कुछ भी नहीं है, मगर वो एक अपने वक्त के अंदर 3 दफा के वज़ीर आज़म रह चुके नवाज शरीफ साहब, और पीपल्स पार्टी भी एक पावरफुल पार्टी रही है किसी जमाने में, अभी भी है, ताकतवर पार्टी है। और आसिफ जरदारी जो एक बहुत बड़े सियासतदान है, आप सोचें, एक जरदारी कहते नहीं, उसकी तो मिसाल है, एक जरदारी सब पे भारी। तो यकीनन आपकी बात को एग्री करते हैं कि बैठना जरूरी है। आपस में जब तक नहीं बैठेंगे तो बेचारी गरीब अवाम इसी तरह पिसती रहेगी। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, मगर आखिर बैठे किस तरह? बैठने के लिए जब पीटीआई तैयार होती है, भी कहते रहे कि मिलके ही पॉलिटिशियन अपने आप बैठेंगे, मसला हल करेंगे। जी, ठीक है, आपने कहा कि कैसे बैठे, जिस तरह से महमूद अचकज़ई, मौलाना फजल रहमान, ये सब बैठे हैं ना, उसी तरह से ये पीपल्स पार्टी वालों के पास भी चले जाए और उनसे कहें भाई तुम्हारे क्या गिला है हमारे साथ, आओ बैठो, हम लोग अपने गिले शिकवे दूर करते हैं। जी, ठीक है, एक दफा पीपल्स पार्टी को ये अपने साथ मिला ले, मुस्लिम लीग की हुकूमत थोड़ा सा गिर जाएगी नीचे। वो तो आपने सही कहा, मगर गिर जाएगी। लेकिन मसला ये है कि वो ये कहते हैं कि जिन तमाम पार्टी जो मिल गई है ना, वो इन 2 पॉइंट्स पर एग्री कर रही है कि हाँ ये 2 चीजें कर दी जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं मान रही कि हम ये नहीं कर रहे। सर तो अभी नहीं मान रही, आप उनसे मुज़ाकरात तो करें। मुज़ाकरात का तो ये रिजल्ट निकला, मुज़ाकरात का रिजल्ट ये निकला, उनका नहीं हम ये नहीं कर सकते।
और बाकी सारी पार्टी देखिए सारे लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि कमीशन बना दे। देखिए वो हुकूमत है, तमाम मैं पार्टीज हुकूमत इस की पर बात ही नहीं मुत्तफिक कर हैं, रहा हूँ। तमाम सिर्फ 2 पार्टीज नहीं है इस पर मुत्तफिक, बाकी तमाम पार्टी हैं कि कमीशन बना दीजिए और कैदियों को रिहा कर दीजिए, बाकी माहौल अच्छा हो जाएगा। देखिए है ना, क्या कहते हैं सर, बहुत ज्यादातर उनका सवाल यही है ना कि चले इमरान खान कहता है कि मुझे नहीं आना बाहर, मुझे नहीं, तो जो लोग जेल में गिरफ्तार हैं रखे, उन्हें छोड़ दिया जाए मगर और जितनी कमीशन बनाया सियासी जितनी भी सियासतदान जो कैदी सियासतदान है उनको रिहा करा जाए, जो बेगुनाह सियासतदान हाँ, और अंदर के सब- में। जैसे आप मिसाल ले लें 75 साल की यास्मीन राशिद, कैंसर की पेशेंट है, उनको अंदर किस जुर्म में किया हुआ है? शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम मैं आपको बताऊं कि हजारों बहुत की सारे तादाद में हजारों है, बुजुर्ग 500 लोग हैं में। जिनको गिरफ्तार किया है बेगुनाह। बहुत सारी लेडीज है जिनको जेलों में बंद करके रखा हुआ है। आखिर ये क्या चल रहा है मुल्क के अंदर? इस पे तो आवाज सबको उठानी चाहिए ना। आप बताएंगे, इनको तो बरी करना चाहिए ना। वो नहीं हो रही है। हुकूमत क्यों नहीं चाह रही है? हुकूमत क्यों नहीं चाह रही है, एग्री क्यों नहीं हो रही है कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए? आप बताएं, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? हुकूमत के मजे ले अब मैं आपको बताऊं, एक हाँ। छोटी सी मिसाल देता हूँ जी कि सेनेट चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, उन्होंने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर 2 दफा इशू किए हैं, लेकिन हुकूमत ने पेश नहीं किया, पंजाब हुकूमत ने पेश नहीं किया। तो इस पे अब आप अंदाजा कर लें कि कौन सी ताकतवर फोर्सेस हैं जो उनको सेनेट में पेश नहीं करने दे रही हैं, जबकि चेयरमैन बार बार कह रहा लेके आओ। क्योंकि आप ये देखें ना, कोई ना कोई तो ताकत है ना पीछे से। जी आपको उस ताकत को शिकस्त देने के लिए आपको उस तमाम सियासी फोर्सेस के साथ बैठना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो सारी मिल गई हैं, लेकिन 2 लोग बैठने के लिए नहीं तैयार हैं क्योंकि वो मजे ले रहे हैं। कैसे कह रहे नहीं तैयार हैं? इसलिए कि बातचीत हुई, उन्होंने कहा ये 2 सब पार्टीज ने ये सिर्फ मुत्तफिक हैं, ये 2 चीजें कर दें, बातचीत आगे चलती है। जी वो तो फिर वही बात है, वो हुकूमत की बात कर रहे हैं आप, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ। हुकूमत जी, में आप तो हुकूमत की बात नहीं कर रहे हैं। 2 मेन पार्टी है हुकूमत में और उसकी वजह से सारे मसाइल अड़े हुए हैं। अगर वो भी ये सब एक पार्टियां हो जाए एक जानिब ना, तो एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कर सकती। उनको लाने के लिए आपको इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। हाँ, तो वही है। तो जब मैं शुरू से कहता पार्टीज आप लोग आपस में मिले और ये डिसाइड करें कि हमें एक होना है, अपने इख्तलाफ जो भी उसको बुला के, लेकिन जो असल गड़बड़ कर रहे हैं उनसे, उनके लिए कुछ उसूल बना के उनसे कहना चाहिए कि आप बैठे अपनी जगह पे, आप अपना काम करें, हम पॉलिटिशियन हमें अपना काम करने दें। लेकिन वो जाहिर है कि हर जिसको गवर्नमेंट मिलती है वो उसको एंजॉय करने में लगता है, बाकी सबको वो फिर जो भी एक्शन होते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ कि इस वक्त ये लोग कर रहे हैं। जैसे इमरान के लिए भी कहा जाता है कि उस वक्त उन्होंने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये नहीं किया। तो बात ये है कि इस पर तो हमें डिसाइड करना चाहिए, पार्टीज की जिम्मेदारी है। अच्छा, तो इमरान खान जो अब आजकल खत पे चली गई है बात, आर्मी चीफ को खत लिख रहे हैं जिसमें अपनी शिकायतें और सब कुछ दर्ज करा रहे हैं, ओपन खत जा रहा है, तो इसका क्या असर होगा? आपको क्या लगता है, क्या सही काम हो रहा है ये खत का या नहीं? अब तीसरा खत और इमरान खान ने ऐलान किया है कि मैं तीसरा खत खुद आर्मी चीफ को लिखूंगा और जिसमें सारी यहाँ के जो मसले मसाइल हैं और जो भी शिकायत है, उनके जो खदशात हैं, तो वो सारे उनके सामने पेश कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय इस सिलसिले में कि इमरान खान ने ये जो लिया है तो ये सही फैसला लिया है या गलत? जी बताएं, फिर आपसे लेती हूँ। सियासतदान जो होता है वो अपने जो ग्रीवांसेस होते हैं ना, जी, वो पब्लिक तक पहुंचाता है। राइट, उसके डिफरेंट कोर्सेज होते हैं पहुंचाने के लिए। अब इमरान पे चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूसरी मीडिया पे किसी हद तक पाबंदियां भी लगी हुई हैं, बहुत ज्यादा पाबंदियां लगी है ना, तो अब वो मजबूर हो गए ना, बात करने नहीं दी जा रहा। जी, अपनी बातें पहुंचाने के लिए वो खतूत लिख रहे हैं, लेकिन मैं समझता है कि एस्टेब्लिशमेंट उस पर काम धरेगी। अगर काम धरना होता तो उन्होंने ये सब कुछ पहले ही से ना किया होता। और वो अपने हमारे मुल्क में जो एस्टेब्लिशमेंट होती है किसी भी हुकूमत को 2.5 साल से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करती है, 2, 2.5 साल, 3 साल मैक्सिमम बर्दाश्त करती हैं। ये तो जरदारी साहब जो थे वो पता नहीं कैसे 5 साल कर गए थे। हालांकि 2.5 साल बाद उनको भी एक झटका लगाया था जो दुबई भाग गए थे। शायद हुकूमत ने, कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं आई कि 5 साल पूरे की हो, नहीं आपको लगता? ये आप दूसरी तरफ निकल गई, मुझसे भी पूछ लीजिए आखिर में तो देखिए, बताइए बात ये है। देखिए बताया बात वो लगा उनके सवाल में से, वो उनके जवाब में से मैंने तो सवाल ले लिया। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए कि उन्हें भी पता है कि जब अदलिया को भी लेटर लिखे, जब वहां कुछ सुनवाई नहीं हुई, हुकूमतों से ही बातचीत हुई, वहां से भी कुछ नहीं हुई, तो आखिर रिकॉर्ड पे ये चीज लानी तो है ना। इसलिए कि ये बाहर इंटरनेशनली जब एक मुल्क अकेला कोई नहीं होता है, इंटरनेशनली भी सब चीजें पहुंचानी होती है कि यहाँ चल क्या रहा है, तो रिकॉर्ड ये सब किया जा रहा है
और ये खतूत लिखने का मकसद ये कि दुनिया के भी इल्म में आए और रिकॉर्ड पे ये चीज़ आ जाए, क्योंकि आइंदा जब हालात तब्दील होंगे ना, आप देखिएगा यही खतूत जो है ना उस वक्त काम आएंगे और ये होगा कि देखिए ये सब कुछ हुआ था, आपने क्यों नहीं ठीक किया। कोई ये नहीं कह सकता, ये हुज्जत तमाम की जा रही है, ये खत जो है ना इसीलिए पब्लिक को सबको बताया जा रहा है कि ये हालात हैं। तो इसका देखिए अभी एक से तो नहीं रहते हालात, चेंज होंगे, देखिए इन्हीं खतूत पर रिजल्ट निकलेगा। जी, अब आप क्या कहते हैं? जी, यही मैं भी कह रहा हूँ, 2.5 साल बर्दाश्त करती है, 2.5 साल 3 साल समझे, फिर हालात बदलेंगे, फिर आप देखिएगा ये सूरत हाल नहीं रहेगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हालात बदलेंगे और ये जो इमरान खान के जो खतूत हैं ये कुछ ना कोछ रंग लेकर आएंगे, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जब वापस आएंगे तो जी उस पे आएंगे, तो फिर इसका ये मतलब है कि सही फैसला इमरान खान ने किया है कि आर्मी चीफ को एक लेटर लिखना जिसमें सारे मामलात मुल्क की जो हालात हैं उसके बारे में लिखना, वो आवाम के बारे में भी सारी चीजें जो लिख रहा है। तो अब देखेंगे यही आपने जो अभी बात की कि अब जो हुकूमत इस वक्त है, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, तो इसकी सर आप मुझे थोड़ी सी कारकर्दगी बता दें। जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान को चाहिए कि पीपल्स पार्टी के साथ इन दोनों पार्टियों के साथ भी बैठे, तो इमरान खान बैठे किस बात पर? इमरान खान की पार्टी किस बात पे जाके बैठ के उनसे डिस्कशन करे? इसलिए कि जब आवाम के साथ खड़े होने के लिए लोग तैयार नहीं है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई कारकर्दगी करके दिखाने के लिए तैयार नहीं है, ये लोग तो सिर्फ अपना ही आके बस आते हैं, अपनी स्पीच करते हैं, अच्छी अच्छी बातें शहबाज शरीफ बता रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे इस मुल्क में हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो सिर्फ हकीकत में क्या है, क्या हकीकत में हो रहा होता है या सिर्फ पेपरों पे हो रहा होता है, सिर्फ पेपरों की नजर होता है? IMF से कर्जा लिया, कर्जा लेने के बाद उन्होंने कहा कि अब मुल्क में बेहतरी आ जाएगी, तो आप सोचे जब कर्जा लेने के बाद क्या हुआ, बेचारी गरीब आवाम को कहा कि तुम अब तो इसका तो बोझ आपको उठाना पड़ेगा, ये तो आपको साथ देना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं कि मुल्क जो है डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, मुल्क को बचाने वाली ये हुकूमत है, तो आपको लगता है कि ये हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से निकाला है या कुछ और कहानी है पीछे से? मुल्क तो लगता है कि अभी भी उसी हालात में खड़ा हुआ है। देखिए, कोई किसी को निकालता नहीं है। कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के वजूद जो है वो उसको रखना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, और लिहाजा वहां से जब फैसले हो जाते हैं तो IMF भी हमें लोन दे देती है, हर चीज हमें हो जाती है। और पाकिस्तान तो किसी एक शख्स की वजह से आप नहीं कह सकते कि उन्होंने डिफॉल्ट से निकाला या उन्होंने निकाला। शोर तो यही मचाया है ना हुकूमत ने कि भाई पाकिस्तान तो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली और निकाला इनको डिफॉल्ट की तरफ। कहाँ निकाला? इस वक्त तो कर्जे में डूबी पड़े है हमारी पाकिस्तान। तो सियासतदानों का काम ही शोर मचाना होता है ना, वो शोर मचाते रहते हैं, तो वो तो शोर मचाते रहेंगे। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की माशी हालत आज भी वैसी ही है जो आज से 3 साल पहले थी या 5 साल या 10 साल पहले थी, वही आज। अगर आपको नहीं लगता सुनने में ये आया था कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान कुछ चीजें ग्रो कर रही थी? आपको लगता है हेल्थ कार्ड बनाया गया, इमरान खान ने दिया हेल्थ कार्ड, तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि आप इस हेल्थ कार्ड को पूरे पाकिस्तान के लिए दिया, ये नहीं कि सिर्फ पंजाब के लोग यूज करें, पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए वो हेल्थ कार्ड बनाया गया। कुछ काम इमरान खान ने अपनी दौरे हुकूमत में किए, उसको तो अप्रिशिएट करें। और सुनने में आ रहा था कि और अगर उनको वक्त दिया जाता तो वो काफी मुल्क में बेहतरी लेकर आते। क्या कहेंगे इस बारे में आप? लग रहा था आपको लेकर आते नहीं आते? आप भी काफी सियासत पे नजर रखते हैं, कड़ी नजर। जी, हेल्थ कार्ड एक अच्छी चीज थी जी, और लेकिन उसका जो हम लोग बात कर रहे थे मैशियत की बेहतरी पे जी, समझे, मैशियत की बेहतरी में हमारी GDP देखी जाती है, हमारे दूसरी चीजें देखी जाती हैं, हमारे मतलब फॉरेन एक्सचेंज देखा जाता है, हमारी ट्रेड डेफिसिट देखी जाती है, हमारी ट्रेड देखी जाती है। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो है वो तो बस अब क्या बोले उस पे, वो हमेशा एक जैसी रहती है, 19-20 का फर्क हो जाता है। लेकिन हाँ, जहाँ तक ये आपका हेल्थ कार्ड का जो सिस्टम था, ये उनका एक रिमार्केबल अचीवमेंट था, उसमें उनकी तारीफ की जाए। और बात ये है कि जो एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, ये एक्चुअली हेल्थ कार्ड उसी के पेमेंट वहीं से निकल के आती थी। पहले ये होता था कि लोगों को पैसे दिए जाते थे, वो मिसयूज होते थे पैसे, दूसरे लोग DC और फलाने और पॉलिटिशियन ले लेते थे। लेकिन हेल्थ कार्ड बनने से युवा गरीबों को हेल्थ के खासकर सूबे सरहद में इसके बहुत फायदे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था अल्हम्दुलिल्लाह वो। लेकिन माशियत का जहाँ तक ताल्लुक है तो कोई खास बेहतरी ना उस वक्त थी ना आज है।
ग्रोथ कल आने वाले वक्त में 6% पता नहीं कि कैसी रहेगी, लेकिन मगर कहते हैं ग्रोथ ग्रोथ 6% 6% जो थी कभी भी आप वो कह रहे हैं कि ग्रोथ 6% थी। डॉक्टर साहब का कहना है कि उस वक्त उनके जमाने में, इमरान खान के जमाने में ग्रोथ 6% थी और बढ़ रही थी, मगर उनको टाइम नहीं दिया गया। तो आप इससे एग्री करेंगे? आप कह रहे हैं कि पहले भी यही हाल थे मुल्क का, अभी भी यही हाल है। आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि गूगल पे अभी डाल दें पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ इन 2018, 19, 20 डालें, और जो 1920 नहीं, मैं 22 की बात कर रहा हूँ, जो उस वक्त जो उनकी खत्म हुई है। 4.5 से कभी पाकिस्तान की ग्रोथ। अच्छा चलिए, आप गूगल नहीं, आप अच्छा ये आप गवर्नमेंट के मतलब जो गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट ने भी जो पूरा दिखाई है ना ईयर वाइज, वो भी आप देख लें, वो भी उन्होंने वही रखी है जो हुई थी। देखते हैं हम, मैं यहाँ बैठा हूँ कनाडा में, हम जो इंटरनेशनल, जी इंटरनेट, मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट से आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे देख सकते हैं। मोदी वाले जो रिपोर्ट्स दे रहे होते हैं, हम दोस्तों उनको देख रहे होते हैं। मैं भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की बात कर रहा सिर्फ हूँ। 1 मिनट है सर आपके पास, अपना लास्ट कमेंट्स दे देंगे। ये जो आमदनी है थी ना इस हुकूमत की, तो 24 अरब रुपए कम हो गई है ये आमदनी जो है, तो इस तरह हुकूमत किस तरह कवर करेगी? 1 मिनट में सवाल का जवाब दें, इसलिए कि पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ आके बता रहे हैं, तो आप देखें कि आमदनी इतनी कम हो चुकी है, कर्जा लेके मुल्क नहीं चलते। मेरा मैसेज तो लोगों के लिए यही है कि कर्जा लेके मुल्क नहीं चलते, ना तरक्की करते वो मुल्क जिसमें इतना कर्जा लिया जाए। मुल्क में कोई ऐसा आए मसीहा जो मुल्क को इन कर्जों से निजात दिलाए। कहाँ से आएगा कहीं ना कहीं से। आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? नहीं, मैं तो, मेरी पूरी बात ही ये है कि इस तरह से मुल्क नहीं चला करता। बिल्कुल सही कहा। मुल्क गया है जी, 25-50 सालों से जिस तरह से चलाया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। और ये जो सिलसिला है कर्ज लेने का, और आप ये देखें, जिस तरह आपने कहा ना 50 सालों से मुल्क चलाया जा रहा है, मुल्क इस तरह ही चलते दिन पे एवरी जो भी हुकूमत, जिसकी भी हुकूमत आती है, वो कहती है कि हमें तो बिल्कुल डूबा हुआ पाकिस्तान मिला हुआ है, अब हमारे खजाने में पैसा नहीं है, हम मजबूर है कर्ज लेने के लिए। जब कर्ज पे कर्ज लेते हैं और फिर इसके बाद खुशियां मनाते हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बेताज है। जब कर्ज अप्रूव हो जाता है, IMF कर्ज अप्रूव कर लेता है, तो आप लोग जश्न मनाते हैं और खुशियां मनाते हैं और कहते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, जबकि बोझ किस पर डालते हैं? उस गरीब आवाम पे बोझ डालते हैं। अब फैसला आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने जरूर कमेंट्स में लिखें कि आप लोगों को ये शो कैसा लगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। नहीं, आपने और आखिरी कमेंट्स तो ले लें, वो भी नहीं ले रही हैं। जी। अगर आपने देखिए प्रोग्राम में बुलाया है, बिठाया है ना, हाँ। तो आपने उधर से पूछ लिया कि आप आखिरी कुछ, तो अगर मुझे खामोशी रहना है तो बुलाया क्यों आपने? नहीं, आपने बोला ना इतना सा। नहीं, इनका भी मेरे अभी opinion नहीं मेरे है। आखिरी अल्फाज तो मुझे जी कहने बोलें, दीजिए। जल्दी से बोलें। ये जो आप जी। कह रही है ना कि मतलब कि ये हुआ ये वो, बात ये है कि देखिए तजावीज मैं कहता हूँ दे कि क्या बेहतरी के लिए क्या तजवीज है। पहले भी मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि आज भी अगर ये तमाम पार्टीज एक हो जाएं, बजाय इसके कि हम जो हुकूमत में वो इंजॉय करें बैठ के, तो ये एक तो वाहिद हल है। दूसरी चीज, जब तक अदलिया सही नहीं होगी, और उसका सिस्टम भी मैंने बताया कि कहाँ से अदलिया के जजेस को लाया जाए, जिस तरह के ये सिविल उसको सर्विस को लाया जाता है वहां से, बजाय इसके कि अगर कोई हमारे केसेस लड़ रहा है और हम जीते हैं तो हम लाके उसी को सेशन में बिठा दें, को इधर उस पर बना दें। ये सिस्टम ही गलत है। जिससे हमदर्दी होती है वो आके उसके लिए वो करता है। तो ऐसी तजावीज दें, बजाय से कि हम कहें कि हाँ यूं हो रहा है, यूं हो रहा है। भाई हो तो रहा है, ठीक कैसे हो? मैं कहता हूँ ठीक करने की बात करें। हमेशा हर प्रोग्राम में मैंने यही कहा है कि ठीक करने की तजावीज जो भी हो, अच्छी तजावीज देखिए कहीं से भी आ सकती है। ये देखना चाहिए कि कौन बात क्या कह रहा है, ये नहीं कि कौन कह रहा है। तो जो भी कहीं से भी अच्छी आ सकती है। हर पार्टी में अच्छे भी लोग हैं जो कम बड़े सिंसियर हैं और चाहते हैं कि मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। तो यही बस मैं कहता हूँ, ये मेरे मतलब। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चले फसी भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और जाते जाते ये कहेंगे खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।